गेम अवेयरनेस जब तक देखें आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता ना, तो आपको सेंस नहीं आती गेम की। यानी ड्यूरिंग गेम आप अडेप्ट करते चले जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी गेम क्या डिमांड कर रही है। ऐसे ही है। अगर आप डेटा पे बॉल नहीं कर सकते, आपके अपनी स्किल्स आपकी ज्यादा हाई हैं और आप डेटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए डेटा बेकार है। Get the secrets, inside stories. From the champions of the game. On the Champions Playbook with Hassan Azam. Assalamu alaikum. Welcome and khush aamdeed to an unparalleled episode of the Champions Playbook. The man with us today is not just champion-minded, but also champion-hearted. A serial winner, PSL titles, Champions Trophy 2017, and a host of other trophies. A man who personifies the tagline Dimag se for Islamabad United. A man who has been called the best teammate by the likes of Fahim Ashraf and others. I'm so delighted to welcome none other than Mr. Ruman Reis. Rumi bhai, thank you so much. नो प्रॉब्लम सर। मैं तो रूमी भाई को दादा ही कहूंगा पूरे एपिसोड में। जस्ट डिस्क्लेमर फ्रॉम भाई दादा का मतलब भी बता दें। दादा का मतलब है बड़ा भाई, ठीक है। Exactly. इवन दो के हमारा एज में रूमी भाई मेरे से छोटे हैं, लेकिन मेरे लिए रूमी भाई दादा है, मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू सो मच हसन भाई। और रूमी भाई को आई थिंक अराउंड द क्रिकेट वर्ल्ड भी इसी नाम से पुकारा जाता है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड द रिस्पेक्ट ही इज गेन्ड इन द क्रिकेट सर्किट एंड इन लाइफ जनरली। रूमी भाई शुरू करना चाहूंगा। कमिंग थ्रू द रैम्प्स, आपने क्रिकेट आगाज की टेप बॉल क्रिकेट से। तो टेप बॉल क्रिकेट बहुत से फास्ट बॉलर्स वहां से आगाज लेते हैं। कौन सी ऐसी स्किल्स टेप बॉल क्रिकेट डेवलप करती है जो लेटर ऑन हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को? जी हसन भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेप बॉल क्रिकेट बहुत हेल्प करती है आपको स्किल डेवलप करने में, स्पेशली क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट इतना तेज़ फॉर्मेट है कि आपको वहाँ पर स्किल्स बहुत हाई चाहिए और आपकी एग्जीक्यूशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपने लाइन या अपनी लेंथ को ज़रा सा भी लूज़ किया या आउट ऑफ कंट्रोल किया तो उस पर आपको हिट लगती है। तो वो वक्त के साथ साथ जब गली में खेलना शुरू किया, गली में खेलते खेलते फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब टेप बॉल की टीम्स बुलाना शुरू हो गई कि यार आपके पास स्किल है, आपके पास पेस है, आपके पास वेरिएशन है, तो आप प्लीज़ आओ और हमारे साथ ज्वाइन करो। तो जब वो उस लेवल पे मैं जब पहुंचा टेप बॉल क्रिकेट में, तो फिर मुझे समझ में आने शुरू हुआ कि यार अगर आपने बचना है और आपने रन रोकने हैं, आपने हिट नहीं खानी, तो क्या क्या क्लेवरनेस आपको एज ए बॉलर चाहिए होती है। सही। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें लर्न होती चली गई और वो लर्निंग भी बढ़ती गई, उसके अलावा स्किल भी डेवलप्ड होते गए। तो मेरा यॉर्कर बड़ा अच्छा होता था टेप बॉल में, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश होती थी कि जब भी मैं खेलता था टेप बॉल या गली में भी, तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में क्रेट्स पे विकेट बनती थी या अगर लोहे के फ्रेम पे विकेट हुई हुई थी तो उस पर शीट लगा करती थी। तो उसकी जो आवाज़ और जो क्रेट उड़ना होता था ना, तो वो एक एक्साइटमेंट होती थी कि यार जब बॉल करना है तो उसको या तो क्रेट उड़ता हुआ जाए या वो शीट में से आवाज़ आए टन करके बोल्ड होने पे। बोल्ड होने पे। तो वो एक ही सूरत में हो सकती है कि आप अच्छा यॉर्कर मारोगे या आपकी लाइन अच्छी होगी और बैट्समैन सिर्फ मिस करेगा उस लाइन को, तो ही वो आवाज़ आनी है। तो वो जो था ना, उस पर फोकस इतना होता था कि यार बस इस चीज़ को करना है और एंजॉय करना है। तो आई थिंक कि वो चीज़ थी जिसने मेरी लाइन को बड़ा कंट्रोल किया। फिर मेरी जो यॉर्कर की एग्जीक्यूशन थी उस पर मेरा फोकस ऐसा होता था कि यार ये मैं हिट करूंगा बिल्कुल बॉटम ऑफ द विकेट, तो ये लगेगी ही लगेगी। तो आई थिंक कि वो सारी चीज़ें अगर आप समझे ना, तो एक टेप बॉल जो बॉलर होता है उसके पास स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है। बट एंड ऑफ द डे ये बड़ा मैटर करता है कि आप स्किल्स को अपने कितना सीखना चाहते हो। ठीक। आया कि आप लिमिटेशन में रहना चाहते हो या आप ग्रो करना चाहते हो। तो जितनी जल्दी आप ग्रो कर लेते हो, जितनी जल्दी आप अपनी स्किल डेवलप कर लेते हो, तो आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हो। तो किस एज पे आपने ये शुरू किया एंड व्हेन एट व्हाट एज डिड यू स्विच टू प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेट? यार 2006 तक मैंने टेप बॉल बहुत अच्छे लेवल पे खेली। उसके बाद फिर जब मैंने अपना मैट्रिक किया 2007 में, तो मैंने अपने वालिद साहब से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं हार्ड बॉल क्रिकेट को भी एंजॉय करना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि टेप बॉल और हार्ड बॉल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यूबीएल एकेडमी में आप एडमिशन करवा दें। तो मैं जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हैं जून जुलाई की स्कूल की और अभी पेपर्स भी ख़त्म हुए हैं, तो मैं खेलना चाहता हूँ ये हार्ड बॉल क्रिकेट। तो उन्होंने बोला क्या करोगे खेल के, और मतलब तुम्हें हार्ड बॉल से खेल के क्या मिल जाएगा, तुम्हें खेलना है तो तुम नॉर्मल जो खेलते हो अपने घर में वो खेलो। मैंने कहा नहीं, मैं खुदा ना खास्ता कोई प्रोफेशनल खेलने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एंजॉय करना चाहता हूँ कि हार्ड बॉल का फ़र्क क्या है। टेस्ट कर रहे थे अपने हाँ, आप अपने आप को टेस्ट करता कि मैं उसमें भी क्या कर सकता हूँ। तो आई थिंक कि वो एज अ कोई मेरा माइंड नहीं था कि मैं हार्ड बॉल खेलूंगा तो प्रोफेशनली खेलना शुरू हो जाऊंगा
और प्रोफेशनली खेलते खेलते फिर एक एक स्टेप बढ़ता चला जाऊंगा, ऐसा कोई मेरा माइंड नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वो चीज़ें वक्त के साथ साथ इतनी अच्छी होती चली गई, लोगों की लाइकिंग में मैं ऐसा आता चला गया, लोगों ने मेरे टैलेंट को ऐसा पहचानना शुरू किया कि मुझे एक बिलीव आना शुरू किया कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। सही। और अगर आपको याद हो तो 2007 में एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, या जो कि कराची के अंदर उसके कुछ मैचेस हुए थे। तो मैं वो मैच वहाँ पर देखने गया था। तो मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ वो मैच देखने गया था। तो वहाँ जब मैंने साइड स्टैंड्स के अंदर में बैठा हुआ था, यानी अगर पिच ऐसे होनी है ना, तो मैं साइड एंगल पे बैठा हुआ था। तो जब मैं इरफान पठान और आशीष नेहरा और अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉल करते हुए देखता, तो मैं कहता था यार हम टेप बॉल में इनसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल पेस लग रहा है। तो व्हाई नॉट कि हम भी ये ट्राई करें, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उसने, मेरा एक दोस्त होता था गुफरान नाम का, उसने बोला रूमी यार तू वैसे ही बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है और इतनी तेरी स्किल है, तो तू ट्राई कर। तो फिर मेरा उसने भी दिमाग बनाया। फिर जिनके साथ मैं टेप बॉल खेलता था, उन्होंने स्पेशली मेरे अब्बू से आके परमिशन ली कि मैं आपको रईस साहब कह रहा हूँ कि आपके बच्चे में बहुत टैलेंट है। उनका नाम है अम्माद भाई। और मैं कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरे वालिद साहब से परमिशन ली और मुझे एडमिशन करवाने की इजाज़त दिलवाई। तो आई थिंक कि वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब अब्बा को भी बिलीव आया कि यार भाई इसकी इतनी तारीफ़ करते हैं लोग, तो इसको जाने दो। तो इसमें वो कोई चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ है। तो आई थिंक कि वो सपोर्ट जो है ना फैमिली की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर मैं गया यूबीएल, मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन ले जाने के बाद आप बिलीव करो कि जब मैंने पहले दिन अकेडमी के बच्चों के साथ नेट किया, तो उस दिन मुझे नहीं पता लगा कि मैं सबसे अलग हूँ। लेकिन जो वहाँ कोचेस थे, जिसमें महमूद रशीद साहब थे, जो उमर रशीद और मोहतशम रशीद के जो भाई हैं बड़े, हारून रशीद के, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप क्या खेलते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं, मैं तो अभी नया-नया एडमिशन लिया मैंने। कहते हैं यार आपकी स्किल तो बहुत अच्छी है, आपकी पेस भी अच्छी है, आपके यॉर्कर, आपकी लाइन बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हाँ, टेप वो बॉल में कि लाइन मैं बड़ी कंट्रोल करता था अपनी। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पर भी एग्ज़ीक्यूट करी और कुछ मुझे नहीं पता था कि स्विंग क्या होता है, सीम क्या होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें सीखते चले गए, उन्होंने गाइडेंस देते चले गए। तो वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि अगर हार्ड बॉल खेलनी है, तो हार्ड बॉल में सिर्फ़ यॉर्कर या लाइन मैटर नहीं करती, वहाँ पर कुछ लेंथ की एडजस्टमेंट भी होती है। तो आई स्किल भी थिंक मैटर स्किल करती भी है। मैटर करती है। तो वो फिर जब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू हुई, तो उस पे फिर काम करना शुरू किया। अच्छा, वो भी तब भी ऐसा काम किया कि बस एन्जॉय करने वाला, ठीक, प्रोफ़ेशनली नहीं। ठीक। लेकिन फिर उसके चंद यानी 2 वीक्स गुज़रे, तो मुझे यूबीएल में हमारे मंसूर अख्तर साहब होते थे, टेस्ट क्रिकेटर हैं फॉर्मर, तो वो उस वक़्त यूबीएल की टीम को हेड करते थे। तो वो एक दिन वो नेट पर आए हुए थे बच्चों को देखने के लिए। तो जब उधर भी इन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे उसी दिन बुलाया, उस दिन कहा कि आप जो है ना कल से सुबह 9 बजे आना यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मैंने कहा सर खैरियत? तो उन्होंने बोला बस ठीक है आप आना, हमारी मेन टीम की प्रैक्टिस होती है और आप एज़ ए बॉलर उनको नेट प्रैक्टिस कराना। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। तो जब मैं उनकी मेन टीम के साथ प्रैक्टिस करने गया, तो उस वक़्त तारिक हारून और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, शर्जील और ये सब यूबीएल डिपार्टमेंट में ही थे। तो आई थिंक कि जब उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की, तो मुझे पता चला कि यार एक अच्छा क्वालिटी प्लेयर बैटिंग क्या करता है और एक जो अकेडमी में जिस एज में मैं खेल रहा हूँ, तो वो कितने आराम से मुझसे आउट हो रहे थे और ये तो मुझे हर बॉल पे ही प्लेस कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं और सब कुछ खेल रहे हैं। डिफरेंस डिफरेंस पता चला मुझे। तो वो चीज़ें हुई, लेकिन स्टिल अल्लाह का शुक्र ये था कि कंट्रोल था लाइन का, तो उनको अच्छा लगा कि यार ये बच्चा अच्छा है, सबने तारीफ़ करी कि ये लड़का अच्छा है, इसमें टैलेंट है, मंसूर भाई इसको हमारे साथ प्रैक्टिस करवाएँ। यहाँ से आपका आगाज़ होता है सब। आगाज़ होना शुरू हुआ। तो फिर मुझे मंसूर भाई ने एक मैच में बुलाया, गवर्नर्स कप एक टूर्नामेंट होता था, तो वो यूबीएल के ग्राउंड बी ग्राउंड में वो मैच था। तो वहाँ जब उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो मैंने 3 ओवर में 9 रन देके 1 आउट किया। तो उस वक़्त मुझे ये भी नहीं पता था कि टी20 फॉर्मेट होता क्या है। सही, तो वो टी20 गेम था। सही। सिर्फ़ ये पता था कि भाई मुझे 4 ओवर करने हैं और 4 ओवर में मेरी जब भी बारी आएगी तो मैं कर लूँगा। कम से कम रन कम से कम रन खाने। वो टेप बॉल की जो स्किल की आपने बात की ना, कि वहाँ आपको बचना आता था। हाँ, ठीक। तो वो चीज़ मैंने वहाँ भी अप्लाई करी कि मैंने देखा कि पहले ओवर में मैंने लेंथ एक आध बाउंसर ट्राई किया, उसके बाद अचानक मुझे पता चला कि नहीं यार अब यॉर्कर शुरू कर देते ताकि रन कम से कम दें। तो अनप्रेडिक्टेबल होना इज समथिंग यू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आपके कह लें कि डीएनए का हिस्सा बन गया था। एग्जैक्टली, आप कह सकते हो ये बात। मेरा अगला सवाल भी ये था कि जब जिस तरह आपने अपनी जर्नी बताई है कि आप उस मुकाम तक कब कब पहुंचे जहां पे थ्रू द रैंक्स आपका सफर शुरू हुआ, तो जैसे जैसे थ्रू द रैंक्स आप एलिवेट होते गए, क्या डिफरेंस देखा आपने क्वालिटी का? अपने अंदर क्या एडजस्टमेंट्स लेके आए? देखिए हसन भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो क्वालिटी और जो आपकी अपनी पर्सनल एडजस्टमेंट होती है ना गेम की, वो आपको डे बाय डे इम्प्रूव करनी ही पड़ती है, तभी आप जाके किसी एलीट लेवल पे पहुंचते हैं या आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे पहुंचते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आजम भाई का आपको नाम मैं बताते ही रहता हूँ, आजम भाई जो हमारे जोन 6 के हैं।
उनका मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बात कहती थी कि तुम में इतना टैलेंट है कि तुम अगर मेहनत करोगे और अपनी गेम इंप्रूव करोगे तो तुम पाकिस्तान से एक दिन जरूर खेलोगे। वाओ, तो वो जो उन्होंने मेरे अंदर एक वो ख्वाब चीज उन्होंने देखी, बो दिया। हाँ, एक चीज जो उन्होंने मुझे देखी और मुझे ये बिलीव दिलाया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उस दिन से ही मैंने फिर अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज किया। और फिर सेकंड थिंग, जब मैं यूबीएल में आया और जब मैं मेन टीम में ग्रेड 2 की पहुंचा, तो हनीफ मलिक उस वक्त उस टीम के असिस्टेंट कोच और फील्डिंग कोच और कंडीशनिंग कोच थे। ठीक, तो हनीफ भाई ने जब मुझे देखा तो हनीफ भाई ने भी सेम वही बात की जो आजम भाई ने बात की। तो मैंने कहा यार, एक बंदा चलो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कह सकता है, दो नहीं कह सकते, तीन नहीं कह सकते, चार नहीं कहते, अब तो सभी ये बात कह रहे हैं कि यार तुम्हें टैलेंट है, तुम कर सकते हो। तो आई थिंक कि वो बिलीफ फिर मेरे अंदर आया और उसके बाद से मैंने अपना माइंडसेट जो वो चेंज किया और उसके हिसाब से फिर मैंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश की डे बाय डे, ठीक है, वो एक माइंडसेट आपका बनता चला बनता गया। चला गया। ठीक, बेहतरीन। अच्छा, आपके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं 9 for 25। आपने एक इनिंग्स में जो फर्स्ट क्लास मैच में आउट किए और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि किसी भी लेफ्ट आर्मर के बेस्ट एक इनिंग्स का बॉलिंग रिकॉर्ड आपका है 9 for 25। वॉक मी थ्रू दैट इनिंग्स, क्या सोच रहे थे आप, कैसे हुआ ये? यार, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैच मैं नहीं खेल रहा था सही, क्योंकि मेरा श्रीलंका सीरीज में नाम था उस टाइम पे और मैं बहुत क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट ये की थी अपनी मैनेजमेंट से कि मैं ये मैच रेस्ट करना चाहता हूँ और हमारी टीम की पोजीशन वैसी अच्छी है, तो मैं 2 से 3 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। देन आई वांट टू गो अबू धाबी, क्योंकि वहाँ वनडे सीरीज है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो नदीम भाई प्लीज़ मुझे आप रिलीज़ कर दें। तो उन्होंने कहा यार रूमी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खेलते हुए जाओ ताकि तुम्हारा फॉर्म लगी हुई हो, तुम रिदम में जाओगे। मैंने हनीफ भाई से रिक्वेस्ट करवाई, मैंने कहा हनीफ भाई यार प्लीज़ मुझे घर जाना है, आप ये मैच मुझे ड्रॉप करवा दो। हनीफ भाई ने कहा अबे पागल, जिस तरह की तुम्हारी फॉर्म लगी हुई है ना, तुम ये मैच खेलो, तुम तो 2 दिन में मैच जिता दोगे। मैंने कहा हनीफ भाई कि कोई लूडो पे मैच हो रहा है ये यहाँ कोई ऐसी कोई इमेजिनेशन थोड़ी है कि कह रहे नहीं मुझे बिलीव है तुम कर दोगे, तुम्हारे टाइप का पिच है कि फ्लैट विकेट है और उसमें कुछ क्रैक्स है, तुम मारोगे, तुम्हारी लेंथ अच्छी है, तुम जिता दोगे टीम को मैच। अच्छा, आप बिलीव करो, जब वो मैच स्टार्ट हुआ, हसन भाई पहले दिन उन्होंने बारी की, उन्होंने किया 386 या 390। उसके बाद हमारी बारी आई उसी दिन के कोई 1.5 घंटे पहले, तो हमारे दोनों ओपनर ने, शर्जील और शान ने बड़ी आला बारी की और बड़े तेज रन किए। अगले दिन टी टाइम तक हमने 450 440 कर दिए। आई थिंक कोई हमें 50 या 40 रन की लीड मिली और उसके बाद हमें जो 1 घंटा मिला सेकंड डे कॉल्ड ऑफ होने से पहले, तो उस 1 घंटे में मैंने और उमर रशीद ने और हनीफ भाई ने एक जगह देखी उस स्पॉट पे जो उस पिच पे बना। मैंने पूरे इनिंग में, पहली इनिंग में दूसरे एंड से बॉलिंग की जो मेरा एंड बनता था, लेकिन उस सेकंड इनिंग में मैंने अपना एंड चेंज किया बिकॉज दैट स्पॉट ठीक, कि वहां एक ऐसा क्रैक बन गया था कि जहां आप मारोगे तो सीम भी होगा और कोई बॉल लो हो जाता था, कोई बॉल बाउंस कर जाता था। तो वो मैंने को उमर भाई ने कहा यार तू अपने दिन की ना, आज के इस सेशन की 1 घंटे के अंदर जो 5 ओवर तूने करने, रूमी तू सिर्फ ये 5 ओवर में से 3 से 4 ओवर भी इस जगह पे कर देगा ना, मुझे लगता है हम 5-6 आउट कर देंगे। आप बिलीव करें, मैंने 4 ओवर किए उस जगह पे और उस 4 ओवर में मैंने 7 आउट कर दिए थे। तो वो अनबिलीवेबल। 8 आउट हमने उस 1 घंटे में किए और उनके कोई आई थिंक 30 के अंदर रन थे। फिर हम अगले दिन आए तो हम इनिंग से ही मैच जीत गए और सुबह आके हमने कोई 3-4 ओवरों में थर्ड डे की मॉर्निंग पे मैच खत्म कर दिया। पैक कर दी टीम। तो वो उस पूरी इनिंग के अंदर जो मेरे आउट थे, मुझे लगता है कि वो मेरी बॉलिंग स्किल से ज्यादा वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट थी कि जहां हमने बॉल गिराने थे वो उस जगह पे बॉल गिरे। तो वो जो है ना, वो फोकस मांगती है चीज। तो वो जो फोकस आई थिंक मैंने उस टाइम पे किया और कोशिश की वो डिलीवर करने की उस जगह पे, तो एग्जीक्यूशन उस स्पॉट पे ज्यादा से ज्यादा हुई, जिसकी वजह से बॉल सीम भी हुआ, स्विंग भी हुआ, थोड़ा सा लो भी रहा और कुछ आउट ऐसे भी हुए जो कॉट बिहाइंड हुए। तो आई थिंक कि वो अच्छी जगह पे बॉल गिराने की वजह से मुझे वो आउट मिले। ये आप क्योंकि एज अ बॉलिंग कोच भी रहे हैं और उस पर हम आगे भी बात करेंगे, एंड इज दिस समथिंग, एक कोर होता है फास्ट बॉलर का कि जिस तरह आपने बड़े खूबसूरती से बयान किया कि पिच कंडीशंस को रीड करके आपने प्री प्लान किया हुआ था यस। कि इस जगह को मैंने पकड़ना है और वहीं से आपको रिजल्ट्स मिले। क्या ये आप हर मैच में कंडीशंस को करते थे असेस या करते हैं असेस? बिल्कुल ऐसा ही हसन भाई। ये जब मेरा अर्ली स्टेज था ना क्रिकेट का, तो उस वक्त मैं अपनी नेचुरल स्किल पे सिर्फ बिलीव करता था और मैं मैच में जाके बॉलिंग कर दिया करता था। बट डे बाय डे जब मैंने अपनी क्रिकेट में ग्रो होना शुरू हुआ और मुझे अच्छे स्टेज पे जाना पड़ा जहाँ क्वालिटी बैट्समैन मेरे सामने आए,
तो वहां फिर क्वालिटी पिचेस का भी पता चला कि यार अच्छे पिचेस जो होते हैं उस पे बॉल करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। वहां बैट्समैन बड़े खुले शॉटे मारता है और आपको हर कंडीशन में, मुझे लगता है कि अडॉप्टेबिलिटी कंडीशन की लेना बहुत जरूरी है कि ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है, विंड क्या कह रही है, वेदर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पिच का बिहेवियर क्या हो सकता है। सही। आप जब तक पहला बॉल नहीं गिराते तो आपको कंडीशन का आइडिया नहीं होता। आप बिफोर द मैच, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, आप सिर्फ एक जजमेंट ले सकते हो कि इस पिच में ये हो सकता है, कि Predict आप कर प्रेडिक्ट सकते कर हो, सकते हो हाँ। कि यार नमी है तो हो सकता है थोड़ा बॉल रुके, हाँ। फ्लैट है तो हो सकता है यार बॉल अच्छा है, बाउंस है तो यार थोड़ा कैरी करेगा, स्क्रफी है तो सीम होना बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सब चीजें डे बाय डे सीखने को मिली और मैं उसमें बड़ा क्रेडिट देता हूँ मिसबा उलग भाई का और सईद अजमल का कि जब मैं पीएसएल में पहली बार आया तो मुझे तब पता चला कि पिच को रीड कैसे किया जाता है, और जब मैंने वो चीज सीखी ना उनसे, तो उस दिन से मैंने अपनी हैबिट बना ली थी कि यार अब मैं जब भी किसी भी कंडीशन में जाऊंगा, किसी भी ग्राउंड में जाऊंगा, तो आई वांट टू मेक माय माइंड कि ये पिच क्या कहती है और इस पिच की डिमांड क्या है, कंडीशंस क्या कंडीशंस क्या है। क्या आया कि आपने थोड़ा सा रूम का आपके पास मार्जिन है कि आप लाइन अपनी छेड़ सकते हो, या आपके पास मार्जिन बिल्कुल नहीं है, अगर पिच अच्छा है तो आपने विकेटों में ही बॉल खत्म करना है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि जहां थोड़ा मॉइस्चर है तो स्विंग का चांस आप ले सकते हो, जहां बिल्कुल फ्लैट है तो वहां आपने सिर्फ अपनी लाइन पे ही कंट्रोल रखना सही। है और लेंथ को आपने बिल्कुल नहीं लाना। तो आई थिंक कि वो चीजें वक्त के साथ साथ मेरे अंदर डेवलप्ड हुई और मैंने सीखने का अमल अपना वो जारी रखा, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। आपने पीएसएल की बात की है, एकदम आप पीएसएल में आते हैं और आपने कहा कि जैसा मिसबाह हक, वसीम अकरम, सईद अजमल, यू कम इन ऑल दो स्टार्स जिनको Oh, आप yes. देखते हुए आ रहे हैं, क्या फीलिंग थी आपकी और कैसे, हाउ डिड यू एडजस्ट इनटू दैट एटमॉस्फेयर? यार सबसे पहले तो वो जो होता है ना एक फैन मोमेंट, हाँ। वो मुझे सबसे पहले जब मैं वसीम भाई से मिला, जब पहले दिन कैंप में पहुंचा, तो वो तो एक्साइटमेंट का लेवल मेरा इतना ज़बरदस्त था क्योंकि हमने वसीम भाई को कहीं पे भी देखा तो वो बहुत दूर से देखा, करीब से कभी अपने पास पाया ही नहीं ना अपनी लाइफ में। जब पहली बार आप लेजेंडरी वसीम अकरम को से आप देखते हो तो वो 6 फुट समथिंग इंच का एक बंदा आता है चलते हुए वॉक करता हुआ, तो उसकी जो वो करिश्मा है वसीम भाई का, एक वही बंदे की दहशत ऐसी है कि आप बोलते हो यार इनसे बात कैसे की जाए, एक चाल ही और है। एक चाल ही और है। तो वो उनका जो एक रोप था और उनका जो एक करेक्टर था, पहले तो हम बहुत डरते थे, बहुत शाय होते थे यार वसीम भाई से बात कैसे करें। तो मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, रेहान भाई का, आरबी के। थैंक यू सो मच कि आपने वो मेरी शाइनेस और जो है ना वो एक मुझे अंदर एक एनर्जी डाली कि मैं एक बात कर सकता हूँ खुल के हर किसी से आजकल, वरना ये चीज़ मेरे अंदर बहुत कमी थी कि मैं कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता था। तो रेहान भाई ने बोला कि देखो शाय मत होना, ये जिंदगी का तुम्हारी वो मौका है कि तुम इतने स्टार्स के साथ हो जो कि वर्ल्ड क्लास स्टार्स हैं, आज करंट भी और लेजेंडरी भी। तो आज अगर तुम इनसे सवाल करोगे ना, तो और तुम्हें जो ये इनके जवाबात मिलेंगे, तो हो सकता है उससे तुम कुछ ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हारे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। Beautiful. और तुम एज ए इमर्जिंग प्लेयर हो, तो आज अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करोगे, तो जब तुम आगे जाके पीएसएल में या अदर लीग्स में या अदर जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो तुम अपने नीचे वालों को उस तरह से ट्रीट करोगे जैसे ये तुम्हें ट्रीट कर रहा है। तो आई थिंक कि वो रेहान भाई की बात मुझे हमेशा याद रही और मैं उस चीज़ को फिर लेकर चला। मैंने वसीम भाई से बैठकर बात की, वसीम भाई से अपने बॉलिंग अलाइनमेंट के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी फ्रंट लैंडिंग का बहुत इशू था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एज ए बॉलर कि मेरी फ्रंट लैंडिंग नॉर्मली बॉलर्स की ऐसे होती है, या किसी की ऐसे होती है, या किसी की बाइट जाती है, लेकिन मेरी बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने वसीम भाई से पहले दिन सवाल कर दिया था कैंप में कि वसीम भाई मेरी फ्रंट लैंडिंग ऐसी है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसको सही करने के लिए। उन्होंने सिंपलीफाई, इतना आला सिंपलीफाई किया। उन्होंने कहा कब से क्रिकेट खेल रहे हो? मैंने कहा 2006-7 से जो प्रोफेशनली खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बॉलिंग मसल तुम्हारे 8 साल में इतने पक्के हो गए, अब तुम इसको छेड़ने जाओगे तो तुम्हारा अदर मसल बनेगा और उसमें तुम्हें फिर पेन या तुम्हें इंजरी डेवलप हो सकती है। तो मैंने कहा फिर अब इसका क्या सोल्यूशन है? कह रहे हैं अब इस पोजीशन में रहते हुए जो तुम्हारे काफ मसल्स, काफ के साथ तुम्हारे नी के साइड वाले मसल्स, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग, तुम्हारे ग्लूट्स, सब कनेक्टिंग मसल जो ना, तुम्हें इस पे काम करना पड़ेगा। जब ये तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बस एक शर्त है, तुम ये बताओ तुम्हें एंकल में प्रॉब्लम आता है? नहीं। मैंने कहा एंकल में प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मैं जब बॉल डिलीवर करने जाता हूँ मेरी लैंडिंग यहाँ गिरती है और जब मैं बॉल फेंकता हूँ तो ये खुद ऑटोमेटिकली कुदरती मेरा ट्विस्ट हो जाता है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्यों हम है जब ऐसे? टेप बॉल में चप्पल पहन के खेलते थे ना 2 बद्दी की, हाँ। तो उसको ना टूटे तो वो हम क्या करते थे कि इसको ऐसे पैर रखते थे कि टूटे ना, ताकि फोर्स उस तरफ ताकि लगे ना। फोर्स तरफ इस तरफ लगे, इस तरफ ना लगे। हाँ। जो आप इस तरफ मारोगे तो वो पट्टी टूट जाएगी। हाँ, तो ठीक वो है। आदत हमारी यहाँ से डेवलप हुई, ट्विस्ट करने की आदत भी वहां से डेवलप हुई। तो आई थिंक कि वो चीजें हैं ऐसी जो बहुत ज्यादा हमें काम दे गई हमारे करियर में, जो आप गली कूचों में या अपने घर में खेलते थे। तो आई थिंक कि ये चीजें आपने कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये गेम की बेसिक है आपकी सही। अपने स्किल की।
सही, ये दैट व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो मसल मेमोरी ऐसी बन चुकी Exactly. थी, वो फिर आपने उसी से कैरी किया उसे। तो वी टॉक अबाउट योर डेब्यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत रेयर है कि सेमीफाइनल में आप डेब्यू कर रहे हो इतने बिग मोमेंट पे। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट एंड हाउ डिड यू डिलीवर ऑन दैट स्टेज? यार ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, बहुत प्रेशर था। होगा। लोग मुझसे हमेशा ये बात कहते हैं उस परफॉर्मेंस को देख के कि यार आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग की, आपके ऊपर प्रेशर आपके फेस पे नजर नहीं आया। लेकिन वो प्रेशर फेस पे नजर नहीं आया, बट इनर सोल में था। ठीक। और ये आप कोई भी मैच खेलने जाओ, मैं कहता हूं कि आप चाहे क्लब का मैच खेल रहे हैं, आप कोई डोमेस्टिक गेम खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज खेल रहे हैं, ये कोई प्लेयर अगर कहे कि मेरे पे प्रेशर नहीं है तो ये झूठ है। प्रेशर हर मैच का होता है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी रेपुटेशन के लिए खेल रहे हो, टीम के लिए खेल रहे हो, तो आप पे प्रेशर होगा। ठीक। अब उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, उस प्रेशर सिचुएशन से निकलना कैसे है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। अगर आपका माइंड तगड़ा है और आप उस मोमेंट पे हो जिस मोमेंट पे आपके हाथ में बॉल है और जो आप डिलीवर करना जा रहे हो फोकस करके, और जो आपका टारगेट, आपका फोकस है, आपकी आई ऑन द टारगेट है, अगर आपका सारा का सारा फोकस उस जगह पर है तो आपको प्रेशर नहीं फील होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बॉल करने जाऊंगा तो क्या होगा, या मैं क्या कर आया हूं, मुझे मेरे घर वाले बैठ के देख रहे हैं, मेरे दोस्त यार मैच देख रहे हैं, बाहर की चीजें, वो अगर आपके दिमाग में इतने सारे चीजें चल रही है तो आप कभी भी अपने उस मोमेंट पर रहते हुए एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो उन सारी चीजों का जो बर्डन है वो एक प्रेशर बिल्ड करता है। सही। और जब वो प्रेशर बिल्ड होगा तो आपकी बॉडी शिफ्ट करेगी, आपकी टांगें साथ नहीं देंगी, आपकी हार्ट रेट आपका साथ नहीं देगा, और आपकी एग्जीक्यूशन पे बहुत बड़ा गैप आएगा। ठीक। तो इसलिए मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि एज ए क्रिकेटर आप जब खेलने जाते हो तो आपके स्विच ऑन सिर्फ क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए जिस मोमेंट पे आप हो। अगर आप बैट्समैन हो तो आप बॉल पे फोकस करो कि आपके पास बॉल क्या आ रहा है। अगर आप फील्डर हो तो आप हर बॉल के लिए रेडी रहो कि आपके पास बॉल आ जाएगी किसी वक्त। एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेशन। इसी तरह अगर आप बॉलर हो तो आपकी फील्ड क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है टीम की, या आपका पर्सनल अपना प्लान क्या है कि मैं इस बैट्समैन को ये करने जा रहा हूं तो मेरी कमिटमेंट वो होनी चाहिए। और उस कमिट के दौरान ड्यूरिंग आपके रनअप से लेकर डिलीवरी तक कोई डाउट नहीं आना सिर्फ चाहिए। एक चीज है, एक चीज है कि मेरा ये बॉल, मैंने ये सोचा है, अब मैं ये करने भागूंगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में तब तक वो चीज है जब तक आपके हाथ से बॉल निकला नहीं है। जैसे ही आपके बॉल हाथ से निकला आपकी जॉब डन है। यस। ठीक। उसके बाद फिर पिच क्या करेगा, बैट्समैन उस बॉल को क्या खेलेगा, फील्डर आपका क्या करेगा, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है बॉस। बिल्कुल, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। बिल्कुल जितना सही। आप कंट्रोलेबल रहोगे उतनी आप गेम को सिंप्लीफाई करोगे और आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। ब्यूटीफुली पुट, ब्यूटीफुली पुट। रूमी भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने अभी माइंडसेट और गेम अवेयरनेस की बात की है एंड यू आर रेनाउंड फॉर दैट, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट दादा, जब आपने शुरू किया था आपने क्या ख्वाब देखे थे, उसमें से क्या ख्वाब पूरे हुए, और आज आप क्या ख्वाब देख रहे हैं? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट से स्टार्ट करता हूं मैं, कि जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की और जब मैंने T20 फॉर्मेट में एक ऐसा नाम पाया अपना कि जहां लोगों ने ये बात करना शुरू करी कि यार इस बंदे के पास स्किल बहुत है, या इसके पास गेम अवेयरनेस भी है, इसके पास दिमाग है, ये इसको बचना आता है कि अगर ये ओवर में 1 या 2 बॉल पे चौका या छक्का खा ले तो उसको पता है कि हाउ टू कम बैक इन दैट ओवर, हाँ, रिकवरी कैसे करनी, कि उसको मिनिमाइज कैसे करना है उस ओवर को। तो आई थिंक कि जब ये चीज आप सुनते हो ना तो आपका माइंड बन जाता है कि ओके, मैं इतना कैपेबल हूं, तो अब मुझे अपने लिए गोल बनाना चाहिए कि मैं T20 फॉर्मेट का दुनिया का बेस्ट बॉलर बनूं। नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन माई टीम, दुनिया का बेस्ट बॉलर बनूं। और मेरा ये अपना गोल था। ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने अपनी पीक पकड़ी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, तो उसमें मेरा टारगेट यही था कि मैंने अपनी इकोनॉमी 6 के ऊपर नहीं जाने देनी और मैंने T20 फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर बनना है, इवन के वाइट बॉल में भी, यानी अगर मैं वनडे भी खेल रहा हूं। तो वो मेरा एक ड्रीम था और उसको मैंने बहुत ही क्लोजली होते होते मैं एक अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से मैं रह गया। वरना अगर आप मेरा 2014 से लेके 17-18 तक का स्टैट उठाएंगे, पावर प्ले का, डेथ ओवर्स का, तो आई थिंक कि आप मुझे टॉप 5 में ही पाएंगे। या आई थिंक इवन क्लोजर, मे बी टॉप 3 probably। टॉप 3 में। तो आई थिंक कि वो मेरा एक ड्रीम था। वो मैंने ख्वाब देखा था अपने लिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, फ्रेंचाइज क्रिकेट को रिप्रेजेंट करूं, अपनी जिस फ्रेंचाइज से मैं खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उसके लिए बेस्ट बॉलर बनूं। बट कुछ चीज़ें वक्त और हालात और किस्मत चीज़ें बदल देती हैं।
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जिससे आपकी चीजें टूट जाती हैं, हम्म, तो उन चीजों में फिर आपको सब्र शुक्र करना चाहिए, हम्म। और वो मैंने सब्र शुक्र किया। मैं और आपकी इंजरी पे भी डिटेल हाँ में बात बिल्कुल ऐसा ही है। करना तो चाहता आई हूँ। थिंक कि वो मेरा ख्वाब था कि दुनिया का बेस्ट T20 बॉलर बनना है मैंने, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पूरा हो सका, लेकिन मैं उसके बहुत क्लोज पहुंचा और आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने एटलीस्ट वो कोशिश की, और उस कोशिश करने की वजह से मैं वो कुछ हद तक पाने लगा था, और अगर नहीं भी पाया तो डजेंट मैटर, क्योंकि कुछ चीज़ें आप जो सोचते हो सकता है वो ज़िंदगी में ना मिले आपको, तो उससे बेहतर कोई चीज़ें आपके लिए लिखी हो अल्लाह पाक ने, या आपके अंदर कोई और ऐसी स्किल हो जो आप बेहतर डिलीवर कर सकते हो इन फ्यूचर। तो आई थिंक कि फ्यूचर में सोचना मैं इतना बिलीव नहीं करता, आप गोल सेट कर सकते हो और मूवमेंट में रहते हुए, उस प्रोसेस में रहते हुए आप उसके ऊपर कोशिश कर सकते हो, तो ये मैटर करता है। तो इसी Absolutely. तरीके से अगर आज आप बात करें कि अब मेरे आगे के गोल क्या है, आगे का गोल कुछ नहीं है बॉस, जो है अभी मैं आपके साथ बैठा हुआ एंजॉय कर रहा हूँ पॉडकास्ट, आपके सवालों को एंजॉय कर रहा हूँ और अपने बेस्ट सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बी इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट, और अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड को एंजॉय करें। Precise as ever, on and off the field. रोमान रईस। अब हमें नहीं पता आपके पॉडकास्ट के फीडबैक क्या आएंगे, कोई इसको लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा, कोई क्रिटिसिज्म करेगा, कोई अच्छे लफ्ज बोलेगा, तो हमें नहीं पता। तो जो चीज पता नहीं है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का फायदा क्या? बिल्कुल। एनर्जी यहाँ लगाते हैं Present moment. प्रेजेंट मोमेंट में। यार गेम अवेयरनेस आपकी ना शुरू से ही फर्क नजर आती थी जब आप आए थे, इवन नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंटरनेशनल स्टेज पे यू लुक्ड वेरी डिफरेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और पता लगता था कि इस बंदे की गेम अवेयरनेस ऊपर है। आपकी नजर में गेम अवेयरनेस क्या होती है और कैसे डेवलप होती है, और आपकी कैसे डेवलप हुई? यार गेम अवेयरनेस जब तक देखें आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता ना, तो आपको सेंस नहीं आती गेम की। आप कभी भी ये चीज सोच के जाओगे, मिसाल के तौर पे आज मैंने सोचा मैंने 5 आउट करने हैं, तो ये आपकी शिद्दत और आपके बिलीफ पे हो तो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं होगा। 10 में से 3 बार होगा, 2 बार होगा, 6 से 7 बार आपको फेलियर मिलेगा। ओके। तो आपको ये सेंस होनी चाहिए कि यार अब अगर ये चीज मिसाल के तौर पे आज मैं सोच के गया और वो चीज नहीं हुई, तो अब मैंने उस चीज के गोल को मैक्सिमम कितना पहुंचना है। ओके। कि मैं 5 नहीं कर पाया तो मैं 4 कैसे करूं, 4 नहीं कर पा रहा तो मैं 3 कैसे करूं, 3 नहीं कर पा रहा तो मैं 2 कैसे करूं, और अगर आउट भी नहीं मिल रहा तो मैं अपनी टीम के लिए रन कैसे रोक सकता हूं। तो ये जब आपका माइंडसेट होगा ना, तो आपकी गेम सेंस बढ़ती चली जाएगी, आप गेम में इन्वॉल्व रहोगे, तो आप कंडीशंस, सिचुएशंस, उन सब चीजों को जब रीड कर रहे होगे तो आपका सेंस खुद काम कर रहा होगा कि यार ओके अब मेरे साथ ये नहीं मिल रहा तो मुझे ये करना है, अब मुझे यानी ड्यूरिंग गेम आप अडेप्ट करते चले जाते हैं। Exactly, क्योंकि अभी गेम क्या डिमांड कर रही है। ऐसे ही है। बिल्कुल। क्योंकि हसन भाई आप अगर पॉडकास्ट करने आए अभी मेरे साथ, तो आपको नहीं पता ये पॉडकास्ट 3 मिनट 4 मिनट में खत्म हो जाएगा या 4 घंटे चलेगा। बिल्कुल। डिपेंड करेगा कि सिचुएशन, बात किस तरफ जा रही है। हाँ। बात किस तरफ जा रही है, हाँ। आपको मजा आ रहा है, हाँ, नहीं आ बिल्कुल। रहा, बोरिंग है, क्या है, लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन को आप अडॉप्ट करते हो उस वक्त, और उसी वक्त अगर आपका सेंस आपका है उस मोमेंट पे, तो आप वो चीजें सीखते जाते हो, फिर आपकी गेम अवेयरनेस डेवलप होने लगती है। फिर आपकी गेम की सेंस कैसे डेवलप होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल किए, आपने ओवर किया, आपने अच्छा ओवर किया या आपने बैड ओवर किया, अब आप अपने थर्ड मैन पे गए, फाइन लेग पे गए, आप अपनी फील्ड पोजीशन पे गए, आया कि अब आप अपने उस बैड ओवर को सोच रहे हो या अच्छे ओवर को ही सोच रहे हो, या आप अपने दूसरे बॉलर जो आपके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉलिंग कर रहा है, आप उसके बॉलिंग को भी देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, बैट्समैन की इंटेंशन क्या है, बैट्समैन किस माइंड जोन में खेल रहा है। मेरा यही अगला सवाल था, आप बैट्समैन की साइकी के साथ कैसे खेलते थे? एग्जैक्टली, क्योंकि आप समझ जाते हो ना कि अगर आपने पहला ओवर अच्छा किया है तो वो डेफिनेटली आपको दूसरे ओवर में चार्ज करने जाएगा। ठीक। अगर दूसरे एंड से भी अच्छा ओवर हुआ है तो अब आपकी बारी आ गई तीसरे ओवर में मार खाने वाली। ठीक। तो आपने पता होना चाहिए कि ये आप पे चांस लेगा, आप पे अटैक करेगा, तो अब आपने उस हिसाब से प्लान करना है। ठीक। आपने फील्ड अपनी प्लेसमेंट उस हिसाब से चेंज करनी है। ओके, नाउ दिस इज द बैट्समैन जो कि ड्राइव्स अच्छी खेलता है, दिस इज द बैट्समैन जिसका बॉटम एंड डोमिनेट करता है। तो आप पहले से उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एग्जैक्टली चेक करके आते थे कि यार इसके ये, और आप वो मूवमेंट भी चेक करते हो। ठीक है। क्योंकि देखिए आप डेटा बहुत फायदेमंद चीज है अगर आप डेटा पे करना जानते हो तो। ठीक। अगर आप डेटा पे बॉल नहीं कर सकते, आपके अपनी स्किल्स आपकी ज्यादा हाई हैं और आप डेटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए डेटा बेकार है।
जो ठीक। आपकी टीम प्लान होगा आप उसकी एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक। मेरा हमेशा ये बिलीव है, जब मैं बॉलिंग कोच भी बना था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो मैं अपनी मीटिंग में यही डिस्कस करता था अपने लड़कों से, सारे जो मेरे कुलीग भी थे, कि यार डाटा इतना देखो कि जितना तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, और Simplify अगर कर तुम्हें लो। लगता है कि तुम्हारी स्किल ज्यादा बेहतर है और तुम उसको टीम का फायदा दे सकते हो, अपनी बॉलिंग को फायदा दे सकते हो, तो गो विद दैट। हमें एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या चाहिए कि हमें विनिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए। एज ए इंडिविजुअल तुम अच्छा करो, रन कम से कम दो, आउट करो, तो वो कैसे होगा? सिंप्लीफाई कर दो, यानी चीजों को। डेटा और इंस्टिंक्ट दोनों को लेकर दोनों को चलना। लेके चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बैटर्स को सेटअप करते हैं, ठीक है, ये हमने ऑफ्टन देखा है, एंड स्पेशली आई वुड लव कि इफ यू एक्सप्लेन हाउ यू सेटअप संगाकारा स्पेसिफिकली, इज वन ऑफ द टॉप बैटर्स। यस, दिस इज माय फेवरेट विकेट ब्रो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं PSL 3 में था और हमारा मुल्तान से मैच हुआ, वो कंडीशन थोड़ी ऐसी थी कि मैं कप्तान भी था और टॉस जीत के हमने बॉलिंग की, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बॉल ने चलना ही था। तो मैंने जब पहला ओवर किया तो मुझे स्विंग मिला थोड़ा, और उसके बाद मुझे ये पता था कि संगाकारा एक ऐसा क्लासी प्लेयर है कि अगर मैंने उसको बीच डंडों में बॉल किया और उसकी लेंथ ज़रा सी भी फुल हुई तो वो ग्लांस कर देगा, और अगर ज़रा सी भी ऑफ पे बॉल की, यानी चौथे स्टंप पे या तीसरे स्टंप पे, और उसकी लेंथ 6 to 5 मीटर से ज़रा सी भी आगे हुई, तो वो मुझे कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकता है, और ज़रा सा पीछे किया तो वो कट भी मारता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये फोकस किया कि अब मैंने 6 और 5 मीटर के बीच में रहना है। सही। तो मैंने अगर बीच में भी गेंद करना है ना, तो मैंने वहीं करना है, और अगर मैंने चौथे स्टंप पे भी बॉल करना है तो मैंने लेंथ वही रखनी है। उसके बाद पिच क्या करता है वो पिच करेगा, तो मेरी लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो पहला स्लिप लगा तो सेकंड स्लिप पे आसिफ अली खड़े थे, तो उनसे कैच ड्रॉप हो गया। तो कैच जब ड्रॉप हुआ तो ओवर भी फिनिश हो गया। फिर मैं नेक्स्ट ओवर में आता हूँ, संगाकारा दोबारा फेसिंग पे आते हैं, तो मैंने एक माइंड गेम खेला उनके साथ, जो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से अपना माइंड गेम था मेरा, कि मैंने उनको 2 स्लिप हटाई। मैंने मिसबा भाई को कहा, मैंने कहा मिसबा भाई मुझे कवर खाली है ना इसका, आप इसको कवर ले लें, ताकि इसके दिमाग में ये आए कि मैं बॉल की लेंथ थोड़ी आगे करूंगा, ताकि स्विंग हो रहा है तो ये समझेगा कि ये मुझे आगे से ड्राइव लाने जाएगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन ले लिया। प्रोटेक्शन ले लिए, ताकि इसको नजर आए कि ये फील्डर ले लिया तो ये आगे का चांस लेगा। तो कहते हैं देख ले रूमी, ये आगे पे बहुत अच्छा है। मैंने कहा मिसबा भाई चांस लेते हैं, ओवर का पहला बॉल है, मैं बॉल इसको वही करूंगा जो मैंने लास्ट ओवर में आखिरी बॉल इसको किया। कह रहा चल ठीक है चा। तो वो मैंने बॉल दोबारा उसी जगह पे फेंका, और आप बिलीव करो कि वो बॉल स्विंग भी नहीं हुआ, बट ऑफ वो जो गेम सेंस था ना कि यार कवर दिखाया है, ये आगे करेगा, तो उसके बैट्समैन के माइंड में जो डाउट डाला मैंने हल्का सा कि ये आगे करेगा, इसी चक्कर में जब वो लेंथ सेम गिरा, बॉल स्विंग भी नहीं हुआ, सीम भी नहीं हुआ, वो वहीं स्टक हुआ उसी पोजीशन पे और एज लगा। फर्स्ट स्लिप खाली थी, सेकंड स्लिप मैंने ली हुई थी, और सेकंड स्लिप पे आसिफ अली ने कैच पकड़ा, और थैंक यू सो मच। तो आई थिंक उसके पैर ही नहीं चले फिर। उसके पैर ही नहीं चले। तो आई थिंक ये जो चीजें होती है ना कि आप ड्यूरिंग द गेम, बिफोर द गेम, आप एक विजुअलाइजेशन करते हो कि आप किसके खिलाफ खेलने जा रहे हो और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको आप क्या बॉल कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए, और उसकी भी स्ट्रेंथ से फिर आपकी कंपटीशन शुरू हो जाती है। दादा, आपने लफ्ज यूज किया विजुअलाइजेशन। जिन लोगों को वो एक्सपोज नहीं है इस चीज से, उन्हें बताइए कि विजुअलाइजेशन क्या होती है, कैसे की जाती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है। आप अगर मैच से पहले अपना लेट, आपका जो रात का टाइम होता है, अगर आप अगले दिन आपका मैच और आपको पता है कि आप प्लेइंग 11 में हो, अब आइदर आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, स्पिनर हो, कीपर हो, वॉट एवर कुछ भी हो, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ना आप विजुलाइज करते हो पूरे सेंस को, गेम को, कि कल क्या होने जा रहा है, किस वेन्यू पे हमारा मैच है, क्या कंडीशन एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमें क्या बॉल करना है। अगर मैं विजुलाइज करने बैठा तो मुझे लगा कि यार कल हमारा PSL का मैच है और फाइनल है, मूवमेंट वाला मैच है कि मैं मूवमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे अपनी एक एक बॉल को विजुलाइज करना है कि मैं 24 बॉल है मेरे हाथ में और 24 बॉलों को मैं क्या क्या देख रहा हूँ। तो ठीक। वो चीजें जब आप इस माइंड से इस माइंड पे डालते हो, और जब आप मैच के दौरान वहां पहुंचते हो, तो ये वाला दिमाग जो है ना, बैक ऑफ द माइंड, आपको ये मैसेज देता है कि यार ये मैंने सोचा था तो अब मैं ये करने जाऊंगा। तैयारी हो जाती है। तैयारी हो जाती है बैक ऑफ द माइंड आपकी। तो वो जो चीजें ना वो आपकी सिंपल हो जाती है, और आप क्लियर हो जाते हो अपने माइंड में कि यार ओके मैंने ये विजुलाइज किया था, उसकी मैं कोशिश करूंगा। हाँ, सम टाइम ऐसा होगा और सम टाइम ऐसा नहीं भी होगा, क्योंकि जो बैक ऑफ द माइंड आपके चीज आपको दे रहा है कि यार ये कर लो जाके, तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक। वो फेल भी हो सकती है। ठीक। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि उस वक्त आपने मूवमेंट में रहते हुए, वही जो हम पहले बात कर रहे थे
कि अडेप्टेबिलिटी, कंडीशन की, सिचुएशन की, कि क्या डिमांड चल रही है इस वक्त गेम की, क्या रिक्वायर्ड रेट है, क्या कंडीशन चल रही है कि ब्रेक हो रहा है, सीम हो रहा है, बाउंस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने गेम को एडजस्ट करते हो। ये बिल्कुल नहीं सही। कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं विजुलाइज करके आया था कि मैं आज पहले ओवर में 6 की 6 इन स्विंग करूंगा और मैं पहुंचा हूं, जब मैच स्टार्ट हुआ तो स्विंग ही नहीं हो रहा, तो आपको मैं आप क्या करूं? अब क्या करूं? तो उस वक्त आपके पास प्लान भी ये होता है कि आप मूवमेंट पे रहो, हम्म, कंडीशन को अडॉप्ट करो और अपनी टीम को मैसेज पास ऑन करो कि यार आज की मैच ऐसी लग रही है कि वहाँ कंडीशन में स्विंग या स्विंग नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू बॉल इन द मिडिल एंड ऑफ लाइन एंड ऑन अ गुड एरियाज, देन वी प्रोटेक्ट, अदरवाइज वी लीक द रन्स। सही। और वेरिएशंस वेरिएशंस और ये सब चीजें। जबरदस्त। दादा, आपको करियर थ्रेटनिंग इंजरी हुई, ठीक है, और वो एक ऐसा, मैं चाहूंगा कि उस इंजरी से वापस आना, फिर खड़े होना, नेशनल T20 में आपका एक्सप्लोसिव कमबैक, फिर आप मुल्तान में जाते हैं, मुल्तान के साथ आप फाइनल खेलते हैं, मेन पार्ट है टीम का, कोर है, फिर PSL 9 में आप, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जीतते हैं। हाउ, व्हाट डिड यू लर्न थ्रू दैट? हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? यार इंजरी वाला पीरियड ऑनेस्टली बहुत बुरा था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस पीक पे था अपनी क्रिकेट की, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ डिजर्व नहीं करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक पार्ट है लाइफ का। इंजरी किसी को भी हो सकती है, किसी मोमेंट पे भी हो सकती है, किसी को नॉर्मल हो सकती है, किसी को थ्रेटनिंग हो सकती है, और बहुत सारे प्लेयरों को हुई। और बहुत दफ़ा ये डिसअपॉइंटमेंट भी और नेगेटिव थॉट्स भी आए कि यार आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ माई करियर, और जो कि मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैंने अपनी रिटायरमेंट भी लिख ली थी कि मैं अब अनाउंस कर दूंगा कि मैं अब नहीं खेल सकता। लेकिन फिर वही बात कि आपकी सराउंडिंग क्या है, आपकी गैदरिंग क्या है, आपके सराउंडिंग में लोग क्या है। तो मैं वेरी वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, स्पेशली नाम लेकर आपके पॉडकास्ट में, अपनी फैमिली का, स्पेशली मेरे अब्बू अम्मी, मेरी वाइफ, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और सबसे पहले तो मुझे उन्होंने ये खौफ ख़त्म कर दिया कि तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, ये सब कुछ चलता रहेगा, हमारी लाइफ नॉर्मल रहेगी, हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी सेहत पहले। तो आई थिंक ये जब चीज़ें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते तो आपका काफ़ी हद तक जो बोझ है ना यहाँ पे, वो हल्का हो जाता है, दिल भी इतना हो जाता दिल भी इतना हो जाता है। तो सिर्फ वो बात हुई। उसके बाद फिर मेरे साथ कीप इन टच रहे हनीफ मलिक, रेहान भाई, थैंक यू सो मच आप दोनों का, कि जिन्होंने मुझे उस हर पल पे सपोर्ट किया कि जहाँ मैं बहुत घिरा हुआ था, कि जहाँ मेरी हर चीज़, एक ख्वाब, मेरे सपने मेरे टूट गए थे, और वहाँ पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तुझे नहीं खेलनी क्रिकेट, नहीं खेल, अपने आप को देख, अपने सेहत को देख। ज़िंदगी में जब तुझे 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद लगे ना कि तू चांस लेना चाहता है दोबारा क्रिकेट में, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम चांस दिलवाएंगे, हम तेरे साथ मेहनत करेंगे, हम तुझे मोटिवेट करेंगे, हम ट्रेनिंग कराएंगे। और हमारे लिए जो भी, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड से तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, कहीं स्कैन कराने जाना है, कहीं की होटलिंग है, कहीं का फेयर है, वी आर ऑल देयर फॉर यू। तो आई थिंक थैंक यू सो मच इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट का, अली नकवी का, आमना का, और रेहान भाई का, हसन चीमा का, कि जिन्होंने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यही वजह है कि यूनाइटेड जो है ना, वो मेरे दिल के इतने करीब है कि बेसिकली जिस तरह मैं अपने घर में रहता हूँ ना, तो मैं सेम वो फील करता हूँ कि वो भी मेरी फैमिली है। आइदर मैं उस टीम का पार्ट आगे कभी रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों हमेशा उसके लिए बेस्ट वेल विशर है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हमेशा उसके लिए हमेशा खड़ा रहूं। मुझे कोई पैसे ना भी दे तब भी मैं खेल लूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं थैंक यू इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इनका रोल है मेरे इस करियर के अंदर वापस आने में। तो वो जो करियर में मेरी इंजरी हुई, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया 6-8 महीने। फिर मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद फिर मैंने हनीफ भाई को एक दिन फ़ोन किया और रेहान भाई को, मैंने कहा हनीफ भाई मैं थोड़ा सा चांस लेना चाहता हूँ, मेरी अब मैं इतना हो गया हूँ कि मैं वॉक प्रॉपर कर रहा हूँ, मेरी टांगों में नमनेस नहीं है, मुझे अब पेन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक चांस लेना चाहता हूँ। हनीफ भाई ने कहा कब शुरू करना चाहता है? मैंने कहा आज से और अभी से शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, शाम में 6 बजे मिलते हैं मोटिवेटर अकेडमी में। मैंने कहा ओके। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे वॉक शॉक किए, हमने थोड़ा सा नेट्स के एरिया में जाके एक फील लिया क्रिकेट का दोबारा। तो उन्होंने मुझे बोला ये बॉल ले हाथ में, ये बाल्टी है सिंथेटिक बॉलों की, और ये बाल्टी पकड़, इसमें 100 बॉल है, जैसे तेरा दिल चाहता है, जितना तू पेन बर्दाश्त कर सकता है उतनी बॉलें करता जा। तो मैंने खड़े खड़े सिर्फ अपनी आर्म रोटेशन बॉलें करना शुरू करी,
तो वो करते करते एक दिन ऐसे हुआ, फिर एक स्टेप पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 6 स्टेप पे गया। 6 स्टेप पे जब मैं गया तो थोड़ा मुझे फील हुआ दोबारा कि मुझे एक पिंच टाइप हो रहा है कमर में। तो उन्होंने कहा बस यहाँ रुक जा, अब 5 स्टेप के ऊपर बॉल करता रहे और अपनी जो रिहैब तुम्हें डॉक्टर जैफ ने दी है वो एक्सरसाइज तुम करते रहना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला आओ अब बैटिंग करते हैं। तो उन्होंने, हनीफ भाई ने उस चीज को, मेरी जो मैं झुक नहीं सकता था, मैं वेट नहीं उठा सकता था, मैं रनिंग नहीं कर सकता था, मेरा कार्डियो नहीं हो सकता था, तो हनीफ भाई ने अपने दिमाग में एक मेथड तैयार किया कि इसको मैं बैटिंग कराता हूं मैक्सिमम, क्योंकि मुझे बैटिंग करने का शौक बहुत था। तो उन्होंने कहा बल्ला पकड़ लो, ग्लव्स हाथ में ले लो, मैं अंडर आर्म बॉलें फेंक रहूंगा, तुमने सिर्फ शॉटें खेलते रहनी है। पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शॉटें खिलवाई, उसके बाद उन्होंने मुझे फ्रंट फुट डिफेंस पे रखा, फिर बैक फुट डिफेंस पे रखा। तो अब मैं आपको टेक्निकल बात क्या बताऊं, जो बंदा झुक नहीं सकता, जो बंदा वेट नहीं उठा सकता, जो बंदा लंजेस नहीं कर सकता, अपनी कोर तगड़ी नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड डिफेंस पे रखा। अब आप इमेजिन करो कि जब एक बैट्समैन फॉरवर्ड डिफेंस करता है तो उसका नी बैंड होता है, तो जस्ट लाइक एक लंच पोजीशन पे चले बिल्कुल और आपने ऑटोमेटिक होल्ड किया तो आपकी कोर लॉक हो गई। बिल्कुल आप ये खेले जा रहे हो और होल्ड शेप होल्ड कर रहे हो तो आपका बैलेंस बन रहा है। इसी तरह एक टांग पे जब बैक फुट पे आप जाते हो और आप डिफेंस करते हो तो सारा बॉडी का लोड आपके बैक लेग पे जाता वेट है, ट्रांसफर हो जाता है तो पीछे। दोनों टांगों पे लोड आना शुरू हो गया, सही तो इसके मसल दोबारा मेरे एक्टिव हुए। सही वो होते होते फिर मैं स्वीप शॉट पे आ गया। स्वीप शॉट पे आया तो मेरी कोर लॉक होने की वजह से मेरे ट्रंक की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सही जब ट्रंक की मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो मेरे ये जो मसल्स थे जो लॉक हुए हुए थे सारे, वो एक्टिव हुए। सही तो यानी मैं आपको बता रहा हूं कि हनीफ मलिक जैसे बंदे का जो दिमाग है ना, वो मेरा ख्याल से पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। तो आई थिंक कि आई विल सेकंड दैट। वो चीजें उन्होंने इतनी आराम से मेथड के साथ, और मेरा रिहैब कब खत्म हो गया मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मैंने हार्डली 2 महीने के बाद मैंने अपनी स्प्रिंट्स, मैंने अपनी रनिंग, अपनी जिम की एक्सरसाइजेस सब शुरू करी और आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिस मैचेस खेलना शुरू हुआ, बिल्कुल अपने 50% रनअप के साथ। ठीक और वो फिर मैं खेलता शुरू हुआ तो मेरे अंदर से वो एक डर और एक जो खौफ था ना कि यार मेरे अब दर्द निकल जाएगा या मुझे तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वो खत्म मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये इतना आसान नहीं होता कि कोई आपको थ्रेटनिंग इंजरी हो और आप जो है वो फौरन वापस आ जाओ। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि यार जितने भी ये यंगस्टर्स या जो करंट प्लेयर्स हैं, वो ये बात समझ लें कि अगर आपको कभी भी कोई छोटा निगल भी हो ना और आपको छोटी सी भी इंजरी हो, तो प्लीज डोंट बी फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड कि ये चीज ठीक हो जाएगी, हम अपने आप को पुश कर लेते हैं। वो पुश तो आप कर लेते हो, आपकी विल आपको पुश करा देती है, लेकिन वो मसल्स आपके मजीद वीक होते हैं, उन पे और फटीक आता है, जिसकी वजह से आप फिर मेजर इंजरी की तरफ चले जाते हो। तो डोंट बी शाय टू टेक अ ब्रेक, कि अगर आपको कोई भी निगल है तो आप एक मैच का रेस्ट ले लो। प्लीज डोंट बी इनसिक्योर फॉर योर सेल्फ कि आपकी टीम से जगह चली जाएगी। आप जितना लंबा टीम के लिए खेलोगे उतना ही टीम के आपको फायदा दे सकते हो और अपने करियर में आप अपने आप को फायदा दे सकते हो। तो प्लीज डू बेस्ट कम्युनिकेशन विद योर टीममेट्स और विद योर कोचेस, विद योर फिजियो, ताकि किसी किस्म की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। और रिहैब अपना प्रॉपर करना चाहिए, और अगर जो बंदा रिहैब लैग करता है तो उसको दोबारा इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस। दिस आई थिंक ये बड़ी जरूरी है बिकॉज इनसिक्योरिटी अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट कल्चर में और कहना होगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट जो आपने ये मैसेज और दिया हसन है। भाई वो कम्युनिकेशन आई थिंक वो इस वजह से है कि प्लेयरों में आज तक वो हमारे जितने भी प्लेयर्स, चाहे वो करंट हैं या कुछ गुजरे भी हैं हम समेत, हमें अपनी स्पोर्ट्स को पक्का करने के लिए ना हमें ये रहता था कि यार हमें खेलना ही खेलना है और हमें परफॉर्म करना ही करना है। हाँ बट मैं ये कहता हूं कि ये जो गैप है ना बिटवीन बोर्ड एंड प्लेयर्स, ये खत्म होना चाहिए। कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, ताकि अगर यार किसी का कोई पर्सनल मैटर है, कोई इंजरी है, तो वो बात करके रेस्ट ले लेना और बोर्ड उसको इतना ट्रस्ट दिलवाए कि डोंट वरी, यू आर द आवर कोर प्लेयर, आपको रेस्ट चाहिए, आप जाओ अपना रेस्ट लेके वापस आओ, आपकी स्पॉट कहीं नहीं जाती। और हमने ये बड़ी और वो कब होता है? जब आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स का पूल अच्छा होता है। और हमने बड़ी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें बार बार चीज देखी भी। अभी एशेज में हमने देखा Yes, जिस तरह Pat पैट Cummins, कमिंस कप्तान उनका, बुमराह, सो मेनी सो एग्जांपल्स। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादा आई रिमेम्बर फहीम अशरफ ने एक पोस्ट लगाई थी कि आपको, आई थिंक ही टैग्ड यू इन, सेड
the best team man I've played with. थैंक यू राणा जी. Rana ji, the legend Rana ji. What is a good team man and how important is it कि आपको एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है क्योंकि अगर आप अच्छे टीममेट हो, अच्छे टीम मैन हो, तो आप हर जगह फिट इन हो जाओगे. आइदर यू आर प्लेइंग और नॉट प्लेइंग. आप 15 में हो, आप पानी नहीं पिला रहे हो, आप खेल रहे हो, आपकी टीम के लिए जो सोच है ना वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए. Okay. कि यार मैं खेलूं या ना खेलूं, मेरी टीम जीतनी चाहिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आपकी टीम जीतेगी तो फायदा किसको है? उस हर एक इंडिविजुअल को जो उस टीम का पार्ट रहा है. वो क्या कहलाएगा? चैंपियन टीम का प्लेयर. बेशक. एंड ऑफ द डे आपके जो कैबिनेट है उसमें ट्रॉफी काउंट्स करती है और आपकी आइडेंटिफिकेशन करती है कि आप क्या प्लेयर थे या आप क्या प्लेयर हो. तो विनिंग इज ऑल अबाउट द, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो विनिंग टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो टीमें जीतती हैं वो हिस्ट्री में याद रखी जाती हैं. जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल. पास्ट ईयर्स में इंडिया जिस तरह बिल्कुल. से उन्होंने सक्सेस ली. अभी आप इमेजिन करें कि अभी आपकी जो शाहीन्स और Emerging Asia Cup, इमर्जिंग एशिया Under कप, 19, अंडर 19, किसको फायदा हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान क्रिकेट को. तो बेसिकली जो विनिंग होती है ना, वो आपका माइंडसेट ही विनिंग का होना चाहिए. सही. और वो कब होगा? जब हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो उस माइंडसेट का होगा कि यार मेरा वो कुलीग खेल रहा है, मैं उसके लिए यही सोचता रहूंगा कि यार ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, यही जिताएगा, ये इस बॉल पे आउट कर देगा, ये इस बॉल पे कैच ले लेगा, ये इस बॉल पे रन आउट कर देगा, यार इसने 2 छक्के मार देने इस ओवर में, यार इसने 2 आउट कर देने इस ओवर में. पॉजिटिव वाइब्स फेंक रहे हो. पॉजिटिव वाइब्स आप फेंकते रहो अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं भी हो. एंड ऑफ द डे जब आपको मौका मिलेगा ना, तो जो आपने किसी के लिए दुआ की है, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है, तो जो वो ऊपर बैठा है ना वो आपके लिए खुद ऑटोमेटिकली सब चीज अच्छी करता रहेगा. क्योंकि एंड ऑफ द डे दुनिया और इस्लाम और आपका दीन और आपकी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो बैलेंस होनी चाहिए. बिल्कुल. वो दोनों बैलेंस होंगी तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. बट एंड ऑफ द डे आपकी नीयत और आपकी इनर सोल बहुत पाक और शफाफ होनी चाहिए. What goes around comes around. कम्स अराउंड जो आप किसी के लिए सोचेंगे अल्लाह पाक उसी तरह आपको नवाजेंगे. यस 100%. वो दिल से होना चाहिए. वो दिल साफ से दिल से होना होना चाहिए, चाहिए. फेक नहीं होना चाहिए. हाँ. कि मैं आपको बोल रहा हूँ हसन भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाद में पीछे जाके पॉडकास्ट में बोलूं बस ठीक है यार टाइम पास करना था. दैट इज रॉन्ग. सही बात है. आपको अच्छा नहीं लग रहा आप मुंह पे कह दो. सही बात है. आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुंह पे अच्छा भले ना भी बोलो, उसके पीठ पीछे जाके बोलो. लेकिन अगर गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, तो प्लीज उसी वक्त क्लियर करो बात को. मैं आई सो मच एग्री विद यू बिकॉज हम अक्सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है कि आप कोई चीज़ को हाईलाइट करते हो जो बेहतर हो सकती है और आप शेयर करते हो कि मेरी नज़र में कैसे हो सकती है. सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते. दैट इज सो बैंग ऑन टारगेट. और इसी से रिलेटेड मैं कुछ एक ये चीज़ भी पूछना चाहूँगा कि आप आते हो, यू फेस सो मच स्टारडम, एक पीक पे जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, टाइटल्स जीते. इस सब के दौरान हाउ डू यू स्टे हम्बल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टे हम्बल? औकात में रहना तो बहुत जरूरी है. औकात में नहीं रहेंगे, नहीं, वो आप humble मुझे नहीं रहेंगे. खास तौर पे वो ग्रेविटी वाली कोई वो एग्जांपल दे रहे थे. यार हाँ बिल्कुल. देखें अगर आपको अल्लाह पाक ने सक्सेस दी है तो वो आपके अपने लिए दी है. अल्लाह आप में कुछ देख रहा है या आपको आजमा रहा है, देकर भी और ना देकर भी. बेशक. तो दोनों सिचुएशन में एक जैसे रहो ना. और ये आती है, देखिए ये एक नेचुरल चीज भी है कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट, आपका बात करने का तरीका, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका, आपके खाने खाने का तरीका, एक एक चीज बदलना शुरू हो जाती है. बस इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान को इंसान ना समझो. एंड ऑफ द डे आप जो भी दुनिया में बने हो, चाहे आप एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे टाइकॉन बिजनेसमैन बने हो, आप किसी भी फील्ड में आप एक एलीट लेवल पे चले गए हो, बट हो तो आप इंसान पहले. तो अगर आप इंसान हो तो भाई वो अगर आप जो अच्छा कर रहे हो, जिसमें आपको अचीवमेंट्स मिली हैं, जिसमें अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो वो तो आपकी जॉब का पार्ट हो गया ना ब्रो. बिल्कुल. वो आपकी जॉब है, वो आपने करनी है अच्छी. बिल्कुल. और उस अच्छी करने में आप किसी को ये शो ना कराओ कि मैं आसमान पे जा रहा हूं. ग्रेविटी वापस खींच के लिए आएगी. जो ग्रेविटी वाली बात है ना, बिल्कुल. बिल्कुल. मैं अगर अपने जमीन से पैर ऊपर उठाऊंगा, कितना ऊपर चला जाऊंगा भाई. कितनी जंप मार लूं, जितनी ऊपर जंप मारूंगा उतनी जोर से उतनी जोर से नीचे भी आऊंगा. तो रहो हम्बल, रहो ग्राउंडेड.
सब्र शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने तुम्हें चुना, और अल्लाह ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम्हारी मेहनत साफ थी, तुम किसी का बुरा नहीं चाह रहे थे, तुम अपने आप में मगन थे, तुम सेल्फलेसली सेल्फिश थे। तो बेसिकली अपने आप में रहो, किसी का बुरा ना चाहो और किसी से कंपटीशन ना लगाओ। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, तुम्हारे हर दिन का कंपटीशन तुम्हारा खुद से है। तुम हर दिन अपने आप से लड़ो कि मैं हर दिन अपना अगला दिन जो है बेहतर करूंगा, तो आप अलग दिखोगे। और अलग दिखोगे का मकसद कतई ये नहीं है यार कि मैं आपको झाड़ दूं, मैं आपसे सीधे मुंह बात ना करूं। इससे कुछ नहीं होता ब्रो। इससे मैं, अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे ना, तो मैं पीछे आके ही बोलूंगा बेकार आदमी है यार, अब नहीं मिलना इससे। लेकिन अगर आप मुझ में कोई गुंजाइश छोड़ोगे ना अच्छे इंसानियत वाली, तो मैं ढूंढूंगा वो मौका कि यार मैं कब हसन भाई के साथ बात करूं या रूमी भाई के साथ मैं कब बात करूं। ऐसे तो प्लीज बी हम्बल और इंसान को इंसान समझिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ब्यूटीफुली सेड दादा। और हम्बल रहने का एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेस मिले, आपको फेलियर मिले, एक्सेप्ट करो, मानो कि सक्सेस मिली तो इस वजह से मिल गई, हार गए तो इस वजह से हार गए, कोई बात नहीं, जो चीज गुजर गई वो खत्म, वो वापस नहीं आती। तो आज हम यहां हैं, फॉरगेट इट। उसको जितना गम लेना है गम ले लो, जितना खुशी से एंजॉय करना है सेलिब्रेट कर लो। जब सोने लेटो ना, तो हर वो किताब बंद कर दो जो गुजर गई है, नई किताब कल खुलनी है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी सुबह, तो शुक्र करो, और शुक्र करने के बाद अपने दिन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अपने साथ ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहो। दादा ये आपने अपनी आपने अपनी चैंपियंस प्लेबुक के कुछ सीक्रेट्स तो शेयर किए हैं। कुछ और अगर आपकी प्लेबुक से ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें थ्रू दिस पॉडकास्ट। आपने कहा स्टेइंग हम्बल की बात की, विजुअलाइजेशन की बात की, गेम अवेयरनेस की बात की। यार मैं अपने सीक्रेट में सिर्फ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि एक अच्छा इंसान होना ना, मैं समझता हूं सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरी जिंदगी का, जो मैंने हमेशा से बांध के रखी है बात। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने एक बात बोली थी कि जितना तुम हम्बल रहोगे, जितना तुम अच्छा बिहेव करोगे अपने फैंस के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ, लोग तुम्हारी उतनी इज्जत करेंगे और तुम्हें उतना अच्छे में याद रखेंगे और तुम्हारा अच्छा सोचेंगे। तो आई थिंक कि अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है और किसी भी मौके पे सक्सेस पानी है, तो प्लीज लोगों को अच्छे से ट्रीट करो और अपने साथ ऑनेस्ट रहो। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आप दुनिया के साथ ऑनेस्ट रहोगे। बिल्कुल अगर आप ठीक। अपने आप को ही एक तसल्लियां दे रहे हो, फेक अपने साथ फेक हो रहे हो, तो आपकी वाइब जो है ना वो दूसरे लोगों को भी वैसी जाएगी। ठीक बात है। वो वो आपकी, आप पढ़े जाओगे। हाँ वो आप, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप आपकी वाइब भी ऐसी निकलेगी, लोग समझ जाएंगे कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ठीक बात है। वेरी वेरी डीप कॉन्वर्सेशन दादा। रूम भाई थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेटिंग मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया के ऊपर। हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्मर एंड हिज फेवरेट स्पेल्स एंड मोमेंट्स फॉर यू? I think without any doubt वसीम अकरम was my favorite always। और मेरे आइडियल थ्योरी को देख के क्रिकेट इस मैंने स्टार्ट की, बॉलर बनने की कोशिश की। और उनका जो मेमोरेबल स्पेल था, एक तो 92 वर्ल्ड कप और एक 99 वर्ल्ड कप का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो मैच था, ग्रुप मैच, जो स्पेल उन्होंने लास्ट मोमेंट पे किया था आगे। आई थिंक कि वो जब डेमियन मार्टिन बहुत सेट खेल रहे थे और बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे, तो वो जो मोमेंट था आई थिंक कि वो बड़ा इंस्पायरिंग एक स्पेल था। उसके बाद देखिए वसीम भाई के लातादाद आई थिंक स्पेल्स खत्म ही नहीं हैं, होते बट जो मेरे मोस्ट हाँ। फेवरेट हैं उनमें ये दो आते हैं। ओके ओके। हु इज योर फेवरेट बैटर यू हैव बॉल्ड टू, और उनके बारे में आपको क्या चीजें पसंद है? आई थिंक जो मतलब जिनके साथ मैं खेला हूँ, जो सबसे बेहतर बैट्समैन लगे मुझे, हाँ आई थिंक केन विलियमसन। केन विलियमसन की जो टेक्निक है, जो बैलेंस है, जो उसकी शॉट सिलेक्शन है, या जो उसका मार्जिन ऑफ एक एरर हर किसी प्लेयर में होता है, उसका बहुत कम है। ओके। वो आपको गलती, मतलब आप कर सकते हो गलती, वो बहुत कम करता है। तो उसको बॉलिंग करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। वो इतना स्मूथ है और वो इतना अच्छा टाइमर है, इतना लेट खेलता है कि आपकी अच्छी गेंद को भी वो अच्छे रिस्पेक्ट के साथ सिंगल ले लेता है। तो आई थिंक केन विलियमसन को बॉल करना मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मुश्किल भी लगा, और मतलब मेरा समझता हूँ मैं इस दौर में मुझे वो बहुत बेहतर लगता है कि यार वो जो उसकी टेक्निक है ना वो बहुत अच्छी है। वैसे अगर आप उस तरह से बात करें ना
कि विनिंग परसेंटेज गेम की कि किसने ज़्यादा जिताए हैं, या जो गेम को अच्छे सेंस करके लेके चलता है, रीड कर रहा होता है सिचुएशन को और आखिर तक लेके जाके फिनिश करता है, तो वो मुझे विराट कोहली की क्लास बहुत पसंद है। ओके, बट अगर आप टेक्निकल बात करेंगे तो मुझे विलियमसन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोहली की पर्टिकुलरली क्या चीजें आप कहेंगे कि यार कोहली इज एक्सेप्शनल केस, और वो लड़ता है, वो अपने एक एक बॉल पे लड़ता है, उसके वाइब से नजर आ रहा होता है, उसकी आंखों से नजर आ रहा होता है, उसकी एनर्जी से नजर आ रहा होता है। जब वो बैटिंग करने के लिए दाखिल होता है अंदर, मैंने एक्सपीरियंस की है वो चीज़ लाइव, कि वो खड़ा है आपके साथ कि आओ मुझसे मैच डालो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो आई थिंक कि वो जो उसका एक करिश्मा है ना, जो उसकी एक एनर्जी है, वो दुनिया में कोई मैच नहीं कर सकता। and he loves the bigger the challenge, the more yes, he's yes, he loves to take challenges. बेहतरीन, He loves to take challenges, और आपको ये होना भी चाहिए ऐसा। टॉप हाँ, कि अगर elite आपको player होने के दुनिया में लिए। कुछ अलग नाम कमाना है तो आपको चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, हाँ, और उससे फिर लड़ना पड़ता है मोमेंट पे रहते आप हुए। लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हो हाँ, कि कि यार कैसे और जिताना बड़ी है। स्टेज है, मैं और Yes, बड़ा मार्का बिल्कुल मारूं। ऐसा ही है। दादा, आपने 3 टाइटल जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, आपका फेवरेट टाइटल कौन सा था? आई थिंक यार ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि देखिए यार तीनों ही बहुत स्पेशल है। एक जाहिर है एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसके इसलिए मैंने 9 साल सर्व किया है, और मतलब कैसे मैं भी आपको डिसाइड करके बताऊं कि कौन सा फेवरेट है, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। बट अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए इमर्जिंग प्लेयर आप आए हो, और इमर्जिंग प्लेयर आने के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उसी साल में, और आप एंजॉय, आपका पहला पीएसएल ऐसा जो आपका टूर्नामेंट था, और आप पहले ही दफा आपकी टीम जीत गई है उस टूर्नामेंट में, जो हिस्ट्री में लिख दी गई है। तो आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट इज वन। देन आफ्टर दैट आई थिंक थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम बहुत डोमिनेट करके जीते हैं वो वन टूर्नामेंट। साइडेड। और नाइन्थ जो जाना वो बहुत इमोशनली था, क्योंकि हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे यार कि यूनाइटेड एक टूर्नामेंट तो जीते और वो ब्रेकअप हो, हाँ, 2 की कहानी ना। तो आई थिंक कि वो बहुत ही इमोशनल था, और उस नाइन्थ से पहले 4th 5 6 7 8 बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ऐसे मोमेंट्स आए जहां हमें लग रहा था कि हम बहुत इजीली हाँ। यूनाइटेड चैंपियन बन जाएगी, करीब 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 होते हुए तो वो चीज नहीं थी। वो जो एक ब्रेकडाउन हुआ ना कि हम प्लेऑफ से क्वालिफाई करा फाइनल में, तो मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में जो भी अपने लोग थे, जिसमें आप भी इंक्लूड थे, हनीफ भाई भी थे, कुछ प्लेयर्स, शादाब और जितने भी सारे लड़के थे, फहीम वगैरह, इनको मैंने ये कह दिया था, और मेरा ये बिलीव था कि हम फाइनल में आ गए ना, तो ब्रो ये तो नहीं जाता, ये यकीन था, ये तो नहीं जाता, ये तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और आप इसीलिए यकीन करें कि उस फाइनल में भी हम और आप बैठे हुए थे साथ, अजलान बॉस भी बैठे हुए थे, लिटिल मास्टर, एजी बॉस, ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। हमने एक ट्रेन बनाई हुई थी कि चेन खींचनी नहीं है, चेन तब खींचेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। ये किसी दिन ये भी शेयर करेंगे, ये भी शेयर करेंगे। तो वो वाइब जो हम डालते रहे, या जो लड़के लड़ते रहे, जो लड़के इमोशनली सोचते रहे कि जीतना है जीतना है, किसी एक सिंगल मूवमेंट पे भी उस डगआउट के अंदर किसी के दिमाग में नहीं आया कि यार मैच चला जाएगा। तो अगर काश खुदा ना खास्ता ये दिमाग में किसी के आता, तो यू नेवर नो कि वो हुनैन बॉल बीट कर देता, वो नसीम का हिट नहीं लगती, वो इमाद वसीम का कवर में चौका ना लगता, एनर्जी बदल जाती। तो ये चीज होती है कि जब आप कोई चीज पाना चाहते हो ना, तो अगर इतने बड़े लोगों के जो टीम है, जो 30 से 32 लोग उस वक्त मौजूद थे, और वो एक गोल पे थे कि यार जीतना है, तो वो सारी की सारी वाइब उस पिच पे खड़े हुए लोगों तक पहुंची, और अल्लाह पाक ने उस चीज में उनको हेल्प करी, और अच्छा स्लो वन भी एज लग के जो उसने गाइड किया वो गैप में चला गया और चौका हो गया। तो ये होती हैं चीजें, और मैं यही कहता रहा आखिरी बॉल तक, यार डोंट सेलिब्रेट अर्ली प्लीज, जब तक बॉल चला ना जाए, एम्पायर मैच कॉल्ड ऑफ ना कर दे, तब तक आपने उठ के भागना नहीं है। और मैंने डाटा था कुछ अपने प्लेयर्स को, मुझे वो तस्वीर याद है, वो जैसे ही वो एज निकलता है, पूरा डग आउट खड़ा हो जाता है, और आपकी तस्वीर है काम डाउन अब नो मोर। अच्छा, मैं खुद तो भाग नहीं सकता भाई, अब नो मोर, मैं खुद तो भाग नहीं सकता था। थैंक यू फॉर जमान खान की, जिन्होंने यॉर्कर किया था मेरे एंकल में, मेरे टो पे जो है ना वो इट्स अ फ्लेक्चर आ गया था, जिसके से मैं पीएसएल 9 का सीजन, जो लोगों को लगता है यार कि, अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ यार, आपके पॉडकास्ट पे काफी सारे लोगों को ये लगता है कि मैं क्रिकेट को उस तरह से तरजीह नहीं देता, या मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता, मैं डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहता। यार भाई, मैं क्यों नहीं खेलना चाहूंगा, मैं खेलना चाहता हूँ, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हर जगह जाके खेलता हूँ। बट बाज लोगों के नसीब में, किस्मत में कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, कि वो अच्छा भी कर रहे होते हैं। मेरा पीएसएल 9 का सीजन बहुत अच्छा जा रहा था, यस,
और मैं बड़ा ऐसी वाइब आई थी मुझे कि मेरा सीजन शायद बेस्ट होने लगा ये हाँ। करियर का, बट वो एक जबान का यॉर्कर लगा, I think, उससे मुझे हेयरलाइन फहीम के साथ आप बैटिंग कर रहे थे यस शायद। हाँ। वही मेरे साथ बैटिंग कर रहा था, हाँ। जो हमें सेम सिचुएशन आ गई थी जो कि मुल्तान वाले मैच की थी, और मैं साथ ही खेल रहा था। मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे सिंगल लेना था, तो मैंने गाइड किया, नहीं लगा और रिवर्स हुआ, यॉर्कर टो पे लगा और मैं आउट हो गया। वो मैच भी हम हार गए। तो कहीं कहीं जगहों पर ना कुछ ऐसा होता है कि आप खेलना चाह रहे होते हो, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहां ब्रेक आ जाता है। तो मेरे को वैसे कोई फिजिकल भाई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एबनॉर्मल नहीं हूं। मुझे मेरे कोई हाथ टेढ़े नहीं हो गए, मेरे पैर नहीं टूट गए। मुझे थोड़ा सा कभी कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कभी आपकी उंगली टूट जाती है, और ये हर प्लेयर के साथ लगा रहता ये है। पार्ट ऑफ द ये करियर। पार्ट ऑफ द करियर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरे लिए ये परसेप्शन बना ले कि यार ये खेलना नहीं चाहता, ये तो दिखता ही नहीं है। भाई दिखूंगा, जब कोई बुलाएगा खिलाएगा तो क्यों नहीं खेलूंगा। हाँ, तब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए और मुझे जिस दिन लगेगा कि यार मेरी बॉडी अब साथ नहीं दे रही, तो आई एम द पर्सन कि जो खुद एक्सेप्ट करेगा और खुद थैंक यू करेगा इस गेम को, और इज्जत के साथ। कहने की जरूरत किसी के कहने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। मैं 3 बच्चों का अब्बा हूं, इतना मैच्योर हूं भाई कि मैं डिसीजन अपने ले सकता हूं, तो इंशाल्लाह और लूंगा भी, और रिस्पेक्ट के साथ लूंगा। सही। तो जिस दिन मुझे ये मोमेंट पे लगा कि यार मेरी बॉडी अब ये मेरा साथ नहीं दे रही है, तो उस दिन ये जूते उतरेंगे, बैग के अंदर जाएंगे और सैल्यूट करके थैंक यू सो मच करूंगा गेम को। I know you. और So, जितना सर्व कर सकूंगा अपने एक्सपीरियंस को यूथ के साथ, वो मैं कोशिश करता रहूंगा टिल दी एंड, जब तक ये अल्लाह ने जिंदगी दी है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ क्रिकेट। मैं रहना चाहता हूँ इस क्रिकेट के हिस्से में, सर्कल में, और जहां जहां मुझसे कोई हेल्प हो सकेगी मैं हर यंगस्टर्स के साथ वो काम करता रहूंगा। and inshallah, I believe you have a very long career ahead of you in cricket. इंशाल्लाह। Be it playing as long as you want to, be it in that coaching role, और मेरी कुछ predictions मैंने आपसे personally की हैं, वो मैं आपको कह चुका हूँ। For me, जितनी मेरी understanding है, I think you will become one of the best coaches around. Inshallah, इंशाल्लाह, I when will you try my decide- best. when you decide to go that route. उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है हसन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरूरी नहीं कि आप अच्छे क्रिकेटर थे या अच्छे आप प्लेयर थे तो आप अच्छे कोच भी होगे, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइकोलॉजिकली कि आपका हर प्लेयर का माइंडसेट क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो आई ट्राई माय बेस्ट, जो कि मैंने बहुत सारे कोचेस से सीखा भी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ माइक हेसन की। मैंने उनके साथ 2 साल काम किया और मैंने उनके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ पाई तो वो यही पाई कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रही प्लेयर्स Man के साथ, management. मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही। दूसरा, मैंने रेहान भाई से सीखा कि यार किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाता है जब कोई प्लेयर गिरा हुआ होता है। एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको सिर्फ आपको ये बताना होता है कि यार तू हम्बल रहे, मूव ऑन कर, अपने अच्छे को भूल जा। लेकिन जो प्लेयर गिरा हुआ है, जो बहुत सेल्फ डाउट में चला गया है, असल वक्त होता है उसको उठाने का। तो आई थिंक वो चीज़ें भी मैं सीख रहा हूँ और आइंदा भी सीखता रहूँगा, और उस पर इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो उसके जो कोर्सेज होते हैं वो भी मेरा इरादा है करने का, तो वो मैं करूँगा। और उसके बाद जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो आई ट्राई माय We बेस्ट। wish you all the best, रूमी भाई, और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और इस चीज़ पे तो आपका प्रैक्टिकल आपने अभी इस पॉडकास्ट पे भी शेयर किया कि सीखने का अमल तो ख़त्म ही नहीं होता। खत्म ही नहीं होता। तो बेशक दादा, 10 साल आपने गुजारे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। आपने जो पहला पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये डेकेड का पीरियड रहा है, हाउ वुड यू सम अप दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग। एक ही लफ्ज़ में बोलूँगा कि वाकई फैमिली है कोई, क्योंकि इससे बेहतर फ्रेंचाइज पे मैं कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि लड़कों को जिस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है, जिस तरह इमर्जिंग प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल कर दिया जाता है कि एक इमर्जिंग प्लेयर और एक जो प्लेटिनम कैटेगरी का प्लेयर है उन सब की रिस्पेक्ट इक्वल है। एंड ऑन एंड ऑफ द डे द मैटर इज रिस्पेक्ट। ठीक। गेम की, एक प्लेयर के सक्सेस की, एक प्लेयर के एक फेलियर की। और हमारी टीम में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि अगर आपने टीम का माहौल ख़राब किया तो यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन। अगर आपने इस कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश की किसी भी एंगल से, तो आप अगले साल टीम का पार्ट नहीं होंगे। आइदर आप टॉप करके गए इस टूर्नामेंट में, आपने 50 आउट कर दिए, आपने 10 के 10 मैन ऑफ द मैच ले लिए, लेकिन अगर आपने टीम में एनवायरनमेंट ख़राब किया है तो सॉरी टू से आपके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। दैट इज़ द मेन थिंग जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, वेल पुट। दादाजी, मुझे ये बताइए, आई वांट टू कम बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी विन अगेन। चैंपियंस ट्रॉफी विन में आपके लिए सबसे स्पेशल चीज क्या थी?
यार सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि मेरा डेब्यू हुआ एक तो उस टूर्नामेंट में वनडे का, और मुझे एक ख्वाहिश थी कि मैं फाइनल खेलूं, ठीक। बट जब मुझे ये पता चला कि मोहम्मद आमिर इज फिट इनफ टू प्ले फाइनल, तो फिर मुझे ये एक्सेप्ट हुआ कि यार एक वो बॉलर है वो जिसका एक इंडिया के ऊपर प्रेशर ही कुछ और है। मे बी वो प्रेशर मेरा ना होता इंडिया के ऊपर, और मुझे कोई भी उसके बाद रिग्रेट नहीं है कि एक ऐसा एलीट बॉलर पाकिस्तान टीम का जो मुझसे ऑब्वियसली बेहतर था उस वक्त और जिसका थ्रेड भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरा ख्वाहिश था कि मैं फाइनल खेलूं और जिताऊं अपनी टीम को। तो वो मेरा ख्वाब वैसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन जीत कर पूरा हुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराया you did your job. और बेस्ट मार्जिन से हराया, काफी बड़े मार्जिन One से, sided. वन साइडेड। तो आई थिंक कि बहुत ही स्पेशल एक विक्ट्री है वो, नॉट फॉर द पाकिस्तान, स्पेशली फॉर दोज जो उस टीम का पार्ट थे इंडिविजुअली, और वो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको अब ज्यादा याद न रखा जाए। दादा, सबसे खतरनाक बॉलर आपने कौन देखा है बॉलिंग करते हुए, और उसके आपके पीक मोमेंट्स आपके लिए क्या है कि बैट्समैन डरा खड़ा हो? यार वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब आइडियल तो वसीम भाई है, बट सेकंड मोस्ट फेवरेट डेल स्टेन। या एंड मैं इतना शुक्रगुजार हूँ अपने उस रब का और अपनी फ्रेंचाइज का कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसको मैं देखता था टीवी पे, यार कि ये बंदा है कि जिसके साथ बंदा बॉलिंग करे साथ पार्टनरशिप में। तो मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये मौका मुझे मिला और मैंने उसके साथ नया बॉल शेयर किया, और जो जो बातें उसने मुझे बताई तो काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने अपने करियर में अडॉप्ट की। और बहुत ही कमाल आदमी है। एक तो होता ना कि अच्छा क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छा इंसान। सही। वो जितना एग्रेसिव लगता है अपनी बॉलिंग करते हुए, वो उतना ही हम्बल है अपने ऑफ द फील्ड। सही। तो आपको उसका चेहरा देख के लगेगा कि आप इससे बात करोगे तो ये आपको जवाब नहीं देगा, बट अगर आप उससे एक बात करोगे तो वो आपको 10 बातें करेगा। वो ऐसा बंदा है। तो आई थिंक कि सबसे खतरनाक बॉलर जो दिखने में भी थ्रेटनिंग भी था अपने करियर में, वो डेल स्टेन था कि 150 पे एक बंदा बॉलिंग कर रहा है, अच्छी लेंथ से आउटस्विंग भी कर रहा है, अच्छी लेंथ से अंदर भी सीधा भी कर रहा है, और आंखों में आंखें डालने वाला बॉलर जिससे लोग कांपते थे कि यार ये कुछ है। और मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं नो डाउट जिनकी जरूरी नहीं कि पेस हो तो वो दहशत क्रिएट करते एक हैं। और होता है ना। एक और होता है, वो है मोहम्मद आसिफ। ओह। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैंने उनके साथ भी बॉलिंग की है। ओह। तो वो अपनी स्किल से, अपनी जगह से, अपनी लाइन और लेंथ से लोगों को उन्होंने वो किया कि यार डराया, फेयर डाला कि मैं आ गया हूं तो मैं किसी वक्त भी आउट कर दूंगा। मैंने शेब भाई को भी बॉलिंग करते हुए देखा है लाइव। उनकी दहशत एक अलग किस्म की है कि एक बंदा कोई चीते की तरह भागता हुआ आ रहा है और ये थाइस, ये शिकार शोल्डर, ये करने आ रहा है बाइसेप, आपका। ये बाल उड़ते हुए आ रहे हैं। तो वो एक एक्टर वाला, हीरो वाला जो एक वाइब होता है ना, फिल्मी सिनेमैटिक एक दहशत, वो शेब भाई में थी। तो वो वाकई वो थी कि ये यार नहीं, वो आपने वो जिस तरह डिस्क्राइब किया मेरे। आप भागते हुए देखो कभी स्लो मोशन में उनकी कोई वीडियोस, तो लगता है कि कोई आ रहा है भाई, कोई बॉलर आ रहा है। तो वो आई थिंक कि ये 3-4 ऐसे नाम है जो हमेशा लगते थे कि यार ये बड़े थ्रेटनिंग है। और अगर मैं यही सवाल आपको बैटर्स के बारे में पूछूं कि डिस्ट्रक्टिव इंपैक्टफुल बैटर्स, तो आपके लिए वो कौन होंगे? ये ऑल टाइम है या ऑल फिर टाइम। अभी करंट? ऑल टाइम। यार ऑल टाइम में मैं ब्रायन लारा का नाम लेना चाहूंगा। ठीक। ही इज फिनोमिनल। जिस दिन उसके दिमाग को लगी हो कि मैंने आज ये कर देना है, तो वो कर देता था। और फेयर ऑफ फेलियर जो हम बात करते हैं ना कि किसी प्लेयर में होती है नहीं होती है, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कोई फेयर। यानी कोई बॉलर आ रहा तो वो कह रहा आ जाओ बॉल करा दो, एक वो। और फिर डिस्ट्रक्टिव में अगर आप बात करें तो मुझे MS धोनी की क्लास बहुत पसंद है, या क्योंकि MS धोनी को भी कोई फेयर ऑफ फेलियर नहीं है। जो बंदा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जो बंदा मैच खत्म कर सकता है 5 ओवर पहले, और वो कहे कि नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरी ओवर तक जाके तुम्हारी टांगे हिल रही होंगी कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला, मैं तुम्हें आज से मैच लेके जाऊंगा। आइदर वो 15 रन हो, वो 10 रन हो, वो 19 रन हो। और उसने ऐसे काफी सारे मैचेस सिंगल हैंडेडली जिताए भी हैं। तो आई थिंक कि वो एक ऐसा है कि जो क्रंच मोमेंट पे आपसे ले जाता है मैच और पता भी नहीं चलता। व्हाट इज योर वन मैसेज? आप पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं बहुत सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, इस दौर में टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के लिए मुझे पता है कि हर प्लेयर
चाहे वो फॉर्मर हो, चाहे वो लेजेंडरी हो, चाहे वो करंट हो, या जो आने वाला एक यंगस्टर है, सब सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो अब मेरे फैंस जितने भी हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, अच्छा खेल और बुरा खेल ये जिंदगी का हिस्सा है और ये ताहयात चलता रहेगा जब तक स्पोर्ट्स और ये दुनिया चल रही है। तो प्लीज जब अच्छा हो रहा है तो अच्छे में अप्रिशिएट करिए, और अगर गलत हो रहा है, और क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, लेकिन प्लीज जायज क्रिटिसिज्म कीजिए, किसी के साथ पर्सनल ना हुआ करें, क्योंकि पर्सनल होना का इख्तियार आपको ना खुदा ने दिया है और ना आपको इस दुनिया के कानून ने दिया है। तो आपको क्रिटिसिज्म करना है, आप लॉजिकल करो, जिससे आप हेल्प कर सकते हो अपने मैसेज से कि यार किसी चीज से अगर बेटरमेंट हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वो मैसेज आप दो, वो बातें आप करो। किसी के साथ यार ऐसी ज्यादती ना करो कि उसकी मीम्स बना बना के उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की आप ऐसी तैसी कर दो कि वो बेचारा जो उठ गिर के उठने वाला प्लेयर है तो वो जरा जमीन में दफन हो जाए। ऐसा ना करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। Very, very, very good message. I think we need to hear that as fans. We need to hear that. Dada, last couple of questions. What is the best thing about Pakistan cricket? यार पाकिस्तान क्रिकेट की बेस्ट थिंग ये है कि अनप्रिडिक्टेबल बहुत है। कभी भी किसी भी मोमेंट पे ऐसा मैच आ जाएगा, जीता देगी, कि आपको नशा ही आ जाता है। और मुझे बेस्ट चीज ये लगती है कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्लिक करती है तो उस दिन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल के जीत जाती है। तो आई थिंक यही चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ रहनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप एक प्लेयर ऑफ पूल, प्लेयर ऑफ जो पूल ऑफ मैनेजमेंट है, उसको आप थोड़ा लंबा टाइम दोगे। ठीक है दोनों खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और अपने तमाम फॉर्मर प्लेयर्स या हम भी जो भी प्लेयर्स हैं, कि अगर कोई एक सीरीज, एक आईसीसी इवेंट खराब हो जाता है ना, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट भी खराब है और प्लेयर्स भी खराब है। आप टाइम दो। जो दुनिया में टीमें सक्सेसफुल हुई हैं ना, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रॉफीज हैं या रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म पाथ बनाया, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर बनाया, जिसके रिजल्ट्स उनको अब मिलना शुरू हुए या थोड़े अरसे पहले मिलना शुरू हुए। तो प्लीज अभी जो ये सिस्टम में अब चेंजिंग्स आना शुरू हुई हैं, जो भी मोहसिन नकवी साहब ने एक पैटर्न बनाया है माइक हेसन के साथ मिलके, आगा के साथ, शाहीन के साथ, शादाब लोग मिलके, कि यार प्लेयर ऑफ पूल बनाओ, उस प्लेयर ऑफ पूल को अपॉर्चुनिटीज ऑन एंड ऑफ देते जाओ, उनको कम्युनिकेट करते रहो। तो आई थिंक ये जितना कंसिस्टेंट रहेगा ना, आपके प्लेयर ऑफ पूल्स जितने बड़े रहते हैं, आपको टीम की सिलेक्शन करने में भी आसानी होती है, आपको कंडीशन वाइज टीम सेलेक्ट करने में भी बड़ी आसानी होती है, और आपको पता होता है यार कि मैंने किस फॉर्मेट में क्या टीम खिलानी है। तो टेस्ट फॉर्मेट को टेस्ट फॉर्मेट की तरह खिलाया जाए, वनडे के लिए वनडे जैसे प्लेयर्स को खिलाया जाए, और T20 के प्लेयर्स को T20 में। और प्लीज जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेस बैटरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसको थोड़ा सेंसिबली यूज किया जाए, ताकि आपको कभी मेजर इवेंट में कोई बड़ा धचका ना मिले। सही। जब आपका प्लेयर ऑफ पूल बड़ा है तो आपको छोटी सीरीजें खिलाने के लिए जरूरत नहीं है शाहीन शाह और नसीम शाह और हारिस रऊफ को या सलमान मिर्जा की। एब्सोल्युटली। आप उनको रिकवरी करने दीजिए, उनको बोले आप अपनी प्रैक्टिस करो, अपने मैचेस खेलो, सब कुछ करो, लेकिन जब अच्छा इवेंट आए, अच्छी सीरीज आए, तो वी नीड योर 200%। बिल्कुल सही। वी नीड योर मैच परफॉर्मेंसेस। सिंगल हैंडेडली यू है, और आप में कैपेबिलिटी है, आप जिता सकते हो। हैं सब मैच में। शाहीन, हारिस, नसीम, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, ये जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं आपके, ये सब में वो कैपेबिलिटी है कि ये आपको सिंगल हैंडेडली कभी मैच जिता देंगे। बिल्कुल सही। तो वो तब जिताएंगे जब उनकी बॉडी में जान होगी, उन्हें बैक किया जाएगा। उनके बैक किया जाएगा। दादा, सुपर ओवर राउंड है, ठीक है? ओह यस। So you have to be quick with your answers, yeah? Your best memory on the cricket field? चैंपियंस ट्रॉफी 2017. 2017। Funniest incident on or off the cricket field? Only on the field when I got Ahmad Wasim in 2017 PSL and he so angry on me जब मैंने वो सेलिब्रेशन स्टाइल किया था। अच्छा। That was the funniest incident। कोई ऐसा बैटर जिसको आपकी ख्वाहिश हो कि मैं बॉल कर सकूं, करंट या पास्ट? करंट में विराट कोहली और पास्ट में सईद अनवर। ओह, आई लव सईद अनवर। ओके, व्हाट आर द बिगेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में क्रिकेटर का क्या है?
मेंटल टफनेस। ठीक, बिल्कुल ठीक। और वो कैसे डेवलप होगी? मेंटल टफनेस ऐसे डेवलप्ड होगी कि क्रिटिसिज्म हो, आपको लोग हवा में चढ़ा दें, कुछ भी कर दें, बट आप अपने जोन में रहो और आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और आप किस तरह से बेहतर हो सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर द सेल्फ कोच योरसेल्फ। सही। तो आप जितने यहां से तगड़े होगे, आप उतनी सारी चीजों को अडॉप्ट करते हुए अपने क्रिकेट करियर को आगे लेके चल सकते हो। तो सारी गेम दिमाग की है, जितना दिमाग जरूरत का चलाओगे उतना सक्सेस आपको मिलेगी। बिल्कुल सही। दादा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिंदगी की कोई बेस्ट एडवाइस जो आपने किसी से सुनी हो या किसी ने आपको दी हो? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी इन द मोमेंट। दिस इज द बेस्ट एडवाइस एवर टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही। जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो होना है वो आपको पता नहीं है। तो बी इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। And any last words you would like to give, especially the young cricketers, जो आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से उनका ताल्लुक है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बी फोकस ऑन योर जॉब, जो भी आपकी जॉब है। ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि आप ये कर सकते हो। ट्रस्ट के साथ साथ बिलीफ के साथ ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन, रूटीन एंड प्रिंसिपल्स ऑन योर लाइफ। ये सब चीजें जब जुड़ती है ना तो सक्सेस बनती है। तो प्लीज मेक श्योर कि इन सब चीजों को फॉलो करो और अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपनी स्लीपिंग टाइमिंग्स अच्छी रखो। जितनी अच्छी नींद लोगे उतना अच्छा काम कर सकते हो। पानी की इंटेक अच्छे रखो जो एथलीट्स हैं, जितना, क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी 70% तो पानी पे चलती है, तो उसको पानी नहीं दोगे तो चलेगी कैसे? Well said, Dada. Thank you so much for your time, your Not at all. hospitality. No problem, Hassan and bhai. I am just lost for words. Thank you so much. Thank you so much, boss, for coming Karachi. My pleasure, man. I'm home. कोई कमी रह गई हो मेहमान नवाजी में तो उसके लिए माजरत। खुदा का नाम ले, हमें शर्मिंदा ना करें। Thank you.